वेलकम टू द संस्कृति आईएएस डिजिटल चैनल। और आज जैसे पीछे यू कैन सी दिस, आप देख सकते हो। कल येस्टरडे, टुडे इज मंडे, आज मंडे है और येस्टरडे संडे को 2023 का सीसेट परीक्षा हुआ है। आप उससे अवगत हैं, आपने दिया एग्जाम। और हम लोगों का लक्ष्य इस क्लास में है कि सीसेट पेपर टू में हिंदी कॉम्प्रहेंशन की सवालें, इस पेपर की एनालिसिस करेंगे। और एनालिसिस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि संस्कृति आईएएस के वेबसाइट पर ऑलरेडी आंसर्स जा चुके हैं। आप वहां से आंसर को चेक कर सकते हो। अपार्ट फ्रॉम दैट हम लोग यहाँ पर एनालिसिस करेंगे, आपकी और भी पिक्चर क्लियर हो जाएगी कि किस तरीके से पेपर आया है, या कोई नया चीज़ है या नहीं, या पुरानी बातों में से कौन सी चीज़ें रिपीट हुई हैं, या क्या आपकी तैयारी इसके अनुकूल थी या नहीं। तो इन सारी चीज़ों पर हम लोग विल डिस्कस। नाउ द थिंग इज, आप यहाँ पे देखें मेरे पास सेट नंबर बी है। हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं सेट नंबर बी की। आप इस बात पर ध्यान दें, ये सेट नंबर बी मेरे पास है। तो अगर सेट नंबर बी आपके पास है, बहुत अच्छी बात है, हम लोग कतार में चल सकते हैं। और अगर सेट ए, सी या डी है तो उसी अनुसार आप अपना एडजस्ट करें कि कौन से परिच्छेद का हम लोग डिस्कशन कर रहे हैं। एज इट इज, यू कैन पॉज द वीडियो, आप पॉज करके वहां पर आ सकते हैं, फिर आगे बढ़ सकते हैं। सो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको यह अवश्य बता दूं कि ये जो सेशन हम लोग कर रहे हैं, यहां पे हम लोग एनालिसिस कर रहे हैं सेट बी के क्वेश्चंस को। कक्षाओं के अंदर में, इतने वर्षों से कक्षाओं के अंदर में, 2011 से ये सीसेट में परिवर्तन हुआ था जब से ऑप्शनल हटी है। और पिछले 13 वर्षों से मैं चिल्लाते आ रहा हूं कक्षाओं में, और वही बात फिर से 2023 में कल साबित हुई है कि परिच्छेदों को आप जब तक समझेंगे नहीं तब तक आंसर बनाना संभव ही नहीं, असंभव है, कठिन नहीं, असंभव है। और इसके विषय में, समझने के विषय में लोगों की जो आशंका रहती है कि हिंदी के परिच्छेदों में ऐसे ऐसे शब्दों का प्रयोग होता है जो रोजमर्रा के जीवन में इस्तेमाल नहीं होता, इसलिए बड़े कठिन शब्दावली होते हैं हिंदी मीडियम छात्रों के लिए भी। तो उसके लिए मैं पिछले 13 वर्षों से कक्षाओं में, इनफैक्ट आपको मजाक करके कहूं तो मैं हल्ला करते आ रहा हूं कि अगर आपको हिंदी का कोई वाक्य समझ में नहीं आता है तो आप दाहिने तरफ जो इंग्लिश वाला परिच्छेद है उसको आप जरूर से देखें। अनकॉमन शब्द, आप गौर करें मैं क्या कह रहा हूं। अनकॉमन शब्द हिंदी की अगर परिच्छेद में है तो अंग्रेजी वाला लाइन में वो शब्द कॉमन होगा, और इंग्लिश के परिच्छेद में अगर कोई शब्द अनकॉमन है तो हिंदी के परिच्छेद में वो शब्द कॉमन होगा। अब जब तक इस समन्वय को नहीं बैठाएंगे, अच्छा अब यहां पर सवाल आती है कि मैं अगर हिंदी माध्यम का हूं तो मैं इंग्लिश वाला परिच्छेद क्यों देखूं। तो वो देखना तो आपको वैसे भी पड़ेगा, इंग्लिश से आप बच सकते नहीं, चूंकि मुख्य परीक्षा में आपके वैकल्पिक विषय का पेपर तब तक जांच नहीं होगा जब तक अंग्रेजी कंपलसरी पेपर के 300 नंबर में 75 नंबर क्वालिफाइंग नहीं आए। यानी वैसे भी करना तो पड़ेगा। तो हिंदी परिच्छेद में जब तक आप समझेंगे नहीं तब तक क्वेश्चन बनाना मुश्किल है। मुश्किल क्या बोलूं, मैं तो इस शब्द का प्रयोग करूंगा कि असंभव है। तो समझने के लिए अगर यह आशंका है कि हिंदी के शब्दावली बड़े कठिन है, रोजमर्रा के जीवन के इस्तेमाल के नहीं है, रोजमर्रा के समाचार पत्र पत्रिकाओं में इन शब्दों का इस्तेमाल नहीं होता, तो मैं भी जानता हूं, सारे लोग जानते हैं। तो यही तो चुनौती है। तो आपको नहीं समझ में आ रही है बाएं तरफ, आप दाहिने तरफ देखो, दाहिने तरफ नहीं समझ में आ रही है बाएं तरफ देखो। इससे क्या होगा, समझने में दिक्कत नहीं होगी। और ये चीज को करने के बाद आई हैव ऑलवेज सेड कि आपके क्वेश्चन बनाने की जो सफलता है, आपका जो आंसर्स है, इन्फेरेंस से बनेगा, एलिमिनेशन से बनेगा, तथा मैं अपने कक्षाओं में बूलियन लॉजिक का इस्तेमाल करता हूं। बूलियन लॉजिक यानी OR और AND एंड और NOT नॉट के सहारे डेफिनेटली करेक्ट, प्रोबेबली करेक्ट करके हम लोग कौन से क्वेश्चन को छोड़ना है, सारे के सारे क्वेश्चंस बनने वाले हैं नहीं। तो ये 3 चीजों से मैंने हमेशा से कक्षाओं के अंदर में
कॉम्प्रहेंशन के अंदर में मैक्सिमम क्वेश्चंस की आंसर आपका सही हो जाए, इन 3 हथियारों से मैं इन कक्षाओं को लेता हूं। ये बोलना भी जरूरी है कि आज के इस वीडियो एनालिसिस में ये कक्षा तो है नहीं, तो इनकी डिटेल्ड एनालिसिस करना बिल्कुल संभव नहीं है। एज इट इज आवर एम इज टू जस्ट एनालाइज दिस पेपर। इस पेपर को एनालाइज करना हमारा लक्ष्य है आज के क्लास में। तो ये 3 चीजों में एक और चीज जुड़ जाता है जो मेरे कक्षाओं से वाकिफ हैं, रेड हेरिंग ऑप्शंस। और इसके विषय में मैं आपको संक्षिप्त में एक चीज बताता हूं। सारे परिच्छेदों के ऊपर लिखी होती है इन प्रश्नांशों के उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होनी चाहिए। यह 2011 से जब से सीसेट का ये हिंदी कॉम्प्रहेंशन का पेपर हो रहा है, हमेशा से सेम टू सेम निर्देश ऊपर में लिखा रहता है कि आपके उत्तर केवल इन परिच्छेदों पर ही आधारित होनी चाहिए। रेड हेरिंग ऑप्शन, 4 ऑप्शन में से किसी एक ऑप्शन में कोई ऐसी बात लिखी है जो उस क्वेश्चन के उत्तर के लिए तो सही है, जनरल स्टडीज के आधार पर, सामान्य ज्ञान के आधार पर, लेकिन उस बात की चर्चा उस परिच्छेद में नहीं है। ऐसे ऑप्शंस को हम लोग कहते हैं रेड हेरिंग ऑप्शंस। और अगर आप रेड हेरिंग ऑप्शंस को लेकर सचेत रहें तो कम से कम वो ऑप्शन, अगर रेड हेरिंग ऑप्शन है, कम से कम वो ऑप्शन तो उत्तर नहीं होगा। और 2011 से आज तक, कल तक यानी 2023 कल संडे तक जब भी ये एग्जाम हुआ है, 95% क्वेश्चंस के अंदर में रेड हेरिंग ऑप्शन रहता है। ये एक मनोवैज्ञानिक स्थिति उत्पन्न करता है क्योंकि सीसेट पेपर 2 सेकंड सिटिंग में होता है, फर्स्ट सिटिंग में जीएस होता है। वो सामान्य ज्ञान जिसके लिए हम लोग 1 साल, 1.5 साल, 2 साल तक मेहनत करते हैं, और उसके बाद सुबह को जीएस का एग्जाम देने के बाद 2 घंटे का गैप के बाद जब हम लोग सीसेट की इस परीक्षा में जाते हैं तो दिमाग के अंदर में वो सामान्य ज्ञान की सारी बातें जो पिछले 1.5-2 वर्षों से हम लोगों ने अध्ययन किया है, वो सारी रह जाती हैं दिमाग में। तो अनायास ही प्रेशर की वजह से, समय की प्रेशर की वजह से एक ऐसा ऑप्शन हमने मार्क कर दिया जो लग रहा है सही है, लेकिन उसकी चर्चा परिच्छेद में थी नहीं, वो उत्तर गलत हो जाएगा। नंबर 1। नंबर 2, अगर हम लोग इस पेपर की बात करें और इस पेपर में भी वही चीज साबित हो गई जो पिछले 10 वर्षों से होते आ रही हैं। 25 परिच्छेदें हैं, 25 पैसेजेस इसके अंदर, 2 घंटे 120 मिनट का एग्जाम है। मान लेते हैं 40 मिनट मैथ्स, 40 मिनट रीजनिंग और 40 मिनट कॉम्प्रहेंशन में देना है, तो 25 परिच्छेद हैं, 27 सवालें हैं, 27 क्वेश्चंस अध्याय। बट अगेन यू नीड नॉट सी द क्वेश्चंस फर्स्ट। पहले क्वेश्चंस को आप मत देखो, पहले आप देखो कितने परिच्छेदें हैं। 25 पैसेजेस, 25 परिच्छेद इस 2023 के पेपर में है। 40 मिनट औसतन समय हमारे पास है। 2 घंटा 120 मिनट को 3 से डिवाइड किया, एक औसतन समय की बात कर रहे हैं। यानी प्रत्येक परिच्छेद में किसी भी सूरत में 1.25 मिनट से अधिक हमारे पास समय नहीं है। 1.25 मिनट। अब आप बताइए, एक क्वेश्चन में 2.5 नंबर है और किसी पैसेज में 10 मिनट, 12 मिनट, 15 मिनट लग गया, तो इसको कही जाती है कूली वाली मेहनत, दिमाग वाली मेहनत नहीं हो रही है। यू नीड टू हैव अ मिनिमम इनपुट, तार्किक, लॉजिकल, मिनिमम तार्किक इनपुट और मैक्सिमम आउटपुट। तो जब तक 25 के 25 परिच्छेदों को पढ़ेंगे नहीं, तब तक यह भी निर्णय करने में असमर्थ होंगे कि किस क्वेश्चन को छोड़ना है और किस क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है। तो थोड़ी देर पहले मैंने कहा इन्फेरेंस से क्वेश्चन बनेगा। डायरेक्ट आपको दिख गया यही आंसर है, इस पैसेज में भी है, जब जाऊंगा तो आपको दिखाऊंगा। इन्फेरेंस से क्वेश्चन बनेगा, डायरेक्ट पता चल रहा है यही ऑप्शन उत्तर है। इन्फ्रेंस से नहीं बना, एलिमिनेशन से पता नहीं चल रहा है कौन सा ऑप्शन सही उत्तर है तो कौन से सही नहीं है, अगर यह पता चल गया तब भी उत्तर बन जाएगा। और उसके बाद बुलियन लॉजिक, डेफिनेटली करेक्ट, प्रोबेबली करेक्ट, एंड और नॉट, एंड एंड, 2 उत्तर, 4 में से 2 ऑप्शन लग रहा है उत्तर है, यह भी है तथा यह भी है, एंड। या किसी क्वेश्चन में होगा या तो यह होगा या तो यह होगा, और किसी क्वेश्चन में होगा एनओटी नॉट, कम से कम यह ऑप्शन तो उत्तर नहीं होगा। इस सिंपल से लॉजिक को मैंने बड़े संक्षिप्त में
आपको समझाने की कोशिश करी, जिसको हम लोग कहते हैं अलजेब्रा का बुलियन लॉजिक। तो इस बुलियन लॉजिक के सहारे मैं इतने वर्षों से कक्षाओं के अंदर में इसको विस्तृत तौर पर समझाकर इसको क्वेश्चंस के अंदर में लागू करके क्वेश्चंस बनाने की कोशिश करते हैं। सो लेट्स नॉट वेस्ट एनी टाइम। अब इनके विषय में विस्तार पर तो बात अभी कर नहीं पाएंगे, चूंकि इस वीडियो के अंदर में 2023 के इस पेपर की एनालिसिस करनी है। सेट नंबर बी, परिच्छेद नंबर 1। हम लोग सेट नंबर बी में इस परिच्छेद नंबर 1 जो पहला पैसेज है, सेट नंबर बी आप याद रखें, बार बार मैं कह रहा हूं, इसके पैसेज नंबर 1 पर हम लोग चले आते हैं। क्वेश्चन कह रही है निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। ये पूर्व धारणा, उपनिगमन, ये दो प्रश्नों को मैं डिटेल में समझाने की कोशिश करता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस में आप देखिए क्वेश्चन में क्या लिखा हुआ है। पिछले 5 या 6 वर्षों से सीसैट में पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन की संख्या बढ़ गई है, उपनिगमन वाले क्वेश्चंस की संख्या बढ़ गई है। हालांकि इस पेपर में उपनिगमन वाले कोई भी प्रश्न है नहीं, लेकिन पूर्व धारणा वाली प्रश्न, उपनिगमन वाले प्रश्न आपस में रिलेटेड है। फिर से मैं बोलूं कि संक्षिप्त में मैं बता दूं आपको, पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन में जो ऑप्शन में लिखा गया है वो परिच्छेद में नहीं मिलेगा। इसमें करना क्या है, क्वेश्चन जो हमें निर्देश दे रहा है वही करना है। क्वेश्चन कह रहा है परिच्छेद की पूर्व धारणा, पूर्व मतलब पहले, धारणा का मतलब नोशन, यानी क्वेश्चन क्या कह रहा है कि इनमें से किसको अगर हम लोग सच मान लें, एक पल के लिए मान लें कि यह सच है, तो क्या यह परिच्छेद की विषय वस्तु का समर्थन करेगा या नहीं। इस तरीके से इस क्वेश्चन को हमें अटैक करना है। क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 सेट नंबर बी परिच्छेद नंबर 1 का क्वेश्चन नंबर 1, परिच्छेद के आधार पर निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। और परिच्छेद जो है वो म्यूनिसिपल वेस्ट, नगरीय अपशिष्ट का स्रोत पर पृथक्करण दुर्लभ है, पुनर्चक्रण अधिकांशतः अनौपचारिक क्षेत्र के पास है, नगरपालिका बजट का 3/4 से अधिक अंश संग्रहण और परिवहन में चला जाता है, जिसे प्रसंस्करण, संसाधन, पुनर्प्राप्ति और निपटान के लिए अत्यंत कम अंश बचता है। इन सब में अपशिष्ट से ऊर्जा कहां उपयुक्त जगह पाती है। आदर्श रूप से यह श्रृंखला में पृथक्करण, संग्रहण, पुनर्चक्रण के पश्चात और भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। अपशिष्ट को ऊर्जा में बदलने की कौन सी प्रौद्योगिकी सर्वाधिक उपयुक्त है, यह इस पर निर्भर है कि अपशिष्ट में क्या है और इसकी कैलोरी मान क्या है। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैविकरण घटक 50% से किंचित मात्रा ज्यादा है और जैव मैथन यानी बायो मैथेनेशन से इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है। परिच्छेद के अंदर में म्यूनिसिपल वेस्ट के विषय में बात किया गया है कि इसमें से एनर्जी, ऊर्जा किस तरीके से निकाला जाए। क्वेश्चन कह रहा है इनमें से निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। नंबर 1 को सच मानते हुए हमें यह निर्णय लेना है कि अगर 1 में जो लिखी हुई है, अगर उसको हमने सच मान लिया, वो परिच्छेद के विषय वस्तु को सपोर्ट करता है कि नहीं, समर्थन करता है कि नहीं। पढ़ के देखते हैं। नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। यहां जो बात लिखी हुई है, अगर सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए ये वाला दायित्व, तो इसके विषय में कुछ तो लिखा रहता ना परिच्छेद में। सरकारी एजेंसी के विषय में कोई चर्चा है नहीं, यानी सेंटेंस नंबर 1 तो उत्तर में आएगा नहीं। सेंटेंस नंबर 2 को पढ़ते हैं, सच मान के देखते हैं। अगर 2 को सच मान ले कि संसाधन पुनर्प्राप्ति और पुनर्चक्रण को प्रौद्योगिकी आगतों की अपेक्षा होती है जिन्हें निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। यहां पर निजी क्षेत्र के विषय में लिखा हुआ है। और क्वेश्चन नंबर यहां पे देखिए, यहां पे लिखा क्या हुआ है साफ साफ, नगरीय अपशिष्ट का संग्रहण, प्रसंस्करण और पृथक्करण सरकारी एजेंसियों के पास होना चाहिए। दिस इज क्रिटिकल, सरकारी एजेंसी के पास होना चाहिए। और ऑप्शन, ये जो वाक्य नंबर 2 है, निजी क्षेत्र के उद्यम सर्वोत्तम रूप से प्रबंधित कर सकते हैं। अगर ये दोनों बातों को सच मान ले तो परिच्छेद में कम से कम 1 लाइन या 2 लाइन में सरकारी एजेंसियों के विषय में या निजी क्षेत्रों के विषय में जिक्र होना चाहिए था, जो नहीं है। अतः इस क्वेश्चन का उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ऑप्शन नंबर डी, ना तो 1 और ना ही 2। क्वेश्चन नंबर 2 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक
इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। यानी पूरे परिच्छेद के अंदर में जो भी चीज लिखा हुआ है उसके अनुसार कौन सा ऑप्शन प्रतिबिंबित करता है मर्म को सबसे सर्वोत्तम। ऑप्शन को देखते हैं। ए में लिखा हुआ है नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा का जनन महंगा नहीं है। महंगा है या नहीं है इसकी चर्चा है नहीं, रेड हेरिंग ऑप्शन है। बी जैव मेथड नगरीय ठोस अपशिष्ट से ऊर्जा के जनन का सर्वाधिक आदर्श तरीका है। यह बात सच है परिच्छेद के अनुसार, लेकिन कौन सा ऑप्शन सही है यह नहीं पूछा है। मर्म क्या है पूरे परिच्छेद का। ऑप्शन नंबर सी को देखते हैं। नगरीय ठोस अपशिष्ट का पृथक्करण अपशिष्ट से ऊर्जा संयंत्रों की सफलता को सुनिश्चित करने में पहला कदम है। यही उत्तर है और यह साफ साफ यहां पर लिखा हुआ है कि आदर्श रूप से यह श्रृंखला में पृथक्करण पहला नंबर 1, संग्रहण पुनर्चक्रण के पश्चात और भराव क्षेत्र में जाने से पहले उपयुक्त जगह पाती है। यानी ऑप्शन नंबर बी से ऑप्शन नंबर सी अधिक भारी होगा। ऑप्शन डी को भी आप एक बार देख लो। भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैवनीकरण घटक अपशिष्ट से ऊर्जा दक्ष प्रभावी रूप से उपलब्ध कराने के लिए पर्याप्त नहीं है कह रहा है, जबकि परिच्छेद के अंतिम 3 लाइन्स में, यह 3 लाइन में लिखा हुआ है भारत के नगरीय ठोस अपशिष्ट का जैवनीकरणीय घटक 50% से किंचित मात्रा ज्यादा है और जैव मेथनन से इसके प्रसंस्करण के लिए एक बड़ा हल मिल सकता है। यानी यहां पर उल्टी बात लिखी हुई है। इसका उत्तर ऑप्शन नंबर सी होगा। मैं आपको बताऊं कि मैंने जब कल पेपर देखा इसको शाम को, सेट नंबर बी का परिच्छेद नंबर 1 के दोनों प्रश्न बिल्कुल बनने वाले प्रश्न थे। अगर आपको पूर्व धारणा और मर्म वो क्वेश्चन का मीनिंग अगर आपको मालूम है तब। जो मेरे विद्यार्थी देख रहे होंगे उन्हें तो मालूम है, लेकिन जो मेरे विद्यार्थी नहीं है तो मैंने बड़े संक्षिप्त में आपको समझाने की कोशिश की। रेड हेरिंग ऑप्शन का अर्थ क्या है या पूर्व धारणा उपनिगमन इनके अर्थ क्या है। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर में पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन में दिमाग के अंदर में आप डाल लें कि जो लिखा रहेगा पूर्व धारणा के नीचे वो बात परिच्छेद में उल्लेख नहीं होगा। पूर्व धारणा क्वेश्चन ही कह रहा है कि आप धारणा बनाइए पहले से, कि पहले से मैंने अगर इन ऑप्शंस को धारणा बनाए तो परिच्छेद में जो लिखा हुआ है उसको समर्थन करेगा या नहीं। यानी ऐसी कोई बात नहीं होनी चाहिए जिसका उल्लेख है ही नहीं या जिसकी चर्चा है ही नहीं। तो ऐसे क्वेश्चंस को मैं और जोर देके कहता हूं कि ऐसे क्वेश्चंस को जरूर से जरूर आप बनाओ, सिर्फ आपको अगर पूर्व धारणा शब्द का अर्थ यदि आता हो तो। खैर, परिच्छेद नंबर 2 यह है हमारा पैसेज नंबर 2। इसको जरा पढ़ते हैं। ऐसा दावा किया जाता है कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है। वास्तविकता यह है कि चूंकि जैविक खेती उद्योग भारत में अभी भी काफी नया है और ठीक से विनियमित नहीं है, किसान और उपभोक्ता समान रूप से न केवल भ्रमित है कि कौन से उत्पाद उनके लिए सबसे अच्छे हैं, बल्कि कभी कभी उत्पादों का ऐसा तरीकों से इस्तेमाल करते हैं जो कि उन्हीं को हानि पहुंचा सकते हैं। आगे बढ़ने की जरूरत नहीं है, आप सीधे क्वेश्चन पर आइए। क्वेश्चन के अंदर में क्वेश्चन नंबर 3 को यदि आप देखें, क्वेश्चन नंबर 3 पर हम लोग आ रहे हैं। उपयुक्त परिच्छेद पर आधारित फिर से देखिए निम्नलिखित पूर्व धारणाएं बनाई गई हैं। सेंटेंस नंबर 1 में जो लिखा हुआ है उसको सच मान के देखिए। जैविक खेती अंतर्निहित रूप से किसानों और उपभोक्ताओं दोनों के लिए असुरक्षित है कह रहा है। पहले लाइन को आप चेक करिए, पहला लाइन, ऐसा दावा किया जाता है कि जैविक खेती अंतर्निहित रूप से अपेक्षाकृत सुरक्षित और स्वास्थ्यकर है। यानी सेंटेंस नंबर 1 को अगर सच माने, यह परिच्छेद के विषय वस्तु को बिल्कुल उल्टा कर देगा। 1 नंबर उत्तर में आएगा नहीं, 2 नंबर को सच मान के देखते हैं। किसानों और उपभोक्ताओं को पर्यावरण हितैषी खाद्य पदार्थ के बारे में शिक्षित होने की जरूरत है। सही बात है, वहां पर परिच्छेद के अंदर में साफ साफ आप देखें, परिच्छेद के अंदर में ऊपर से चौथे लाइन में ठीक से विनियमित नहीं है। किसान और उपभोक्ता समान रूप से ना केवल भ्रमित हैं, यानी उनके पास एजुकेशन की कमी है, इसको लेकर भ्रमित है। यानी क्वेश्चन नंबर 3 वाक्य नंबर 2 सही है, 1 गलत है, यानी कि केवल 2। अतः ऑप्शन नंबर बी दूसरा ऑप्शन उत्तर है, केवल 2। चौथे क्वेश्चन को देखते हैं। निम्नलिखित कथनों में से इस परिच्छेद के लेखक द्वारा वैध सर्वाधिक युक्तियुक्त तर्कसंगत व्यवहारिक संदेश, पूरा परिच्छेद पढ़ के संदेश क्या मिला,
परिच्छेद क्या कहना चाह रहा है। ऑप्शन नंबर ए को देखते हैं। भारत में जैविक खेती को पारंपरिक खेती के स्थानपन्न के रूप में प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए, जबकि इसके विषय में बात ही नहीं है। बी, रासायनिक उर्वरकों के लिए कोई सुरक्षित जैविक विकल्प नहीं है। आप जरा सी ऑप्शन को देखिए जो सही उत्तर है। भारत में किसानों को उनकी जैविक खेती को धारणीय बनाने के लिए दिशा निर्देशन और सहायता की जरूरत है। वही भ्रमित वाला जो लाइन था उसी से ये दोनों क्वेश्चन बन जाएंगे। 4 में डायरेक्ट ऑप्शन आपको इन्फरेंस से इसका उत्तर बनना चाहिए। ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। परिच्छेद नंबर 3 पर हम लोग चलते हैं और इस परिच्छेद के अंदर में क्वेश्चन नंबर 5 फिर से आप देखिए पूर्व धारणा। और यह क्वेश्चन बहुत आसान है, बहुत ही आसान है। जल्दी से पढ़ते हैं। हमारे पास पहले हम लोगों ने बात किया 25 परिच्छेदें थी इस क्वेश्चन पेपर में और 40 मिनट का औसतन समय है। 1.25 मिनट से अधिक नहीं देना है किसी भी परिच्छेद में। इसको पढ़ते हैं। पिछले कुछ दशकों के दौरान भारत में खाद्य उपभोग के स्वरूप पर्याप्त रूप से बदल गए हैं। इसका परिणाम यह हुआ कि ज्वारा बाजरा जैसे अनेक पोषक खाद्य पदार्थ लुप्त हो गए हैं। हालांकि स्वतंत्रता के बाद से अब तक खाद्यान्न का उत्पादन 5 गुने से अधिक बढ़ गया है, फिर भी इससे कुपोषण की समस्या का पर्याप्त रूप से समाधान नहीं हुआ है। लंबे समय तक कृषि क्षेत्र का ध्यान खाद्यान्न, विशेषकर प्रधान खाद्यान्नों के उत्पादन में वृद्धि पर रहा, जिसके परिणाम स्वरूप देशी पारंपरिक फसलों, अनाजों, फलों व अन्य सब्जियों के उत्पादन व उपभोग में कमी आई और इसी प्रकार में खाद्य और पोषण सुरक्षित प्रभावित हुई है। इसके अतिरिक्त गहन एक धान्य कृषि प्रथाओं से भूमि, जल और उससे प्राप्त खाद्य की गुणवत्ता निम्नलिखित होती है, जिसके कारण खाद्य और पोषण सुरक्षा की समस्या चिरस्थायी हो सकता है। पूर्व धारणा, वाक्य नंबर 1 को सही मानकर देखते हैं। सतत विकास लक्ष्यों को कार्यान्वित करने के लिए और भूखमरी को पूरी तरह मिटाने के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए एक धान्य कृषि प्रथाएं अपरिहार्य है। और वहां पर नीचे से चौथे लाइन पर आप आइए। इसके अतिरिक्त गहन एक धान्य कृषि प्रथाओं से भूमि, जल और उनसे प्राप्त खाद्य की गुणवत्ता निम्नकृत होती है। यानी एक को अगर सच माने तो परिच्छेद में जो लिखी हुई है एक धान्य कृषि के विषय में बिल्कुल गलत साबित हो जाती है। यानी इस धारणा को लेकर परिच्छेद के उस लाइन को लिखना असंभव है। 1 नंबर धारणा नहीं है। आप ऑप्शन पर आइए। 2 ऑप्शन निकल गया। ऑप्शन, पहला ऑप्शन और चौथे ऑप्शन में 1 है। 1 तो होगा नहीं उत्तर में। और देखिए बी और सी में कॉमन क्या है? 3 नंबर कॉमन है। 3 को देखने की भी आवश्यकता नहीं है। 2 या 4 की सत्यता या मिथ्यता निर्धारित हो जाए, यह क्वेश्चन तुरंत बन जाएगा। तो 2 या 4 में से हम लोगों को देखना, 2 या ऑप्शन नंबर बी और सी में 2 और 4 में से हमें निर्णय लेना है कि कौन सा सही है। 2 नंबर में लिखी हुई है, कुछ ही फसलों पर निर्भरता से मानव स्वास्थ्य और पारिस्थितिकी तंत्र के लिए नकारात्मक परिणाम होते हैं। बिल्कुल सही बात है। ऊपर से 7वें लाइन पर आइए। लंबे समय तक कृषि क्षेत्र का ध्यान खाद्यान्न, विशेषकर प्रधान खाद्यान्न के उत्पादन में वृद्धि पर रहा। यानी 2 नंबर सही है। वैसे 4 नंबर को भी देख लेते हैं। 4 नंबर में लिखा हुआ है, इसको अगर सच मान ले देखते हैं, यह समर्थन करता है कि नहीं परिच्छेद के विषय वस्तु को। वर्तमान एक धान्य कृषि प्रथाओं के लिए किसान अनेक तरीकों से उपदान यानी सब्सिडी और सरकार द्वारा अनाजों के लिए दी जाने वाली लाभप्रद कीमतें प्राप्त करते हैं और इसलिए वे फसल विविधता पर विचार करने के लिए प्रवृत्त नहीं होते हैं। उपदान, सब्सिडी, अगर इसको सच मान भी ले कि चूंकि उनको सब्सिडी मिलता है, लाभ मिलता है सरकार की तरफ से, इसलिए वो विविधता, फसल विविधता पर विचार नहीं करते हैं। ऑप्शन की जो डिजाइन है उसमें 2 और 4 एक साथ नहीं है। यानी 3 या 4, यानी 2 ऑप्शन, वाक्य नंबर 2 और वाक्य नंबर 4 दोनों में से कोई एक ही होगा। 3 नंबर तो दोनों ऑप्शन में विराजमान है। यानी 2 और 4 में अगर तुलनात्मक समीक्षा करिएगा तो कौन सा अधिक भारी है, तो 4 हट गया, 2। ऑप्शन नंबर बी शुड बी योर आंसर। परिच्छेद नंबर 3 क्वेश्चन नंबर 5 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन इसका उत्तर है। अगले परिच्छेद में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 11 के लिए परिच्छेद नंबर 1 प्रदूषण पर यह परिच्छेद है। आप इसको जब पढ़ेंगे, इसके अंदर लिखी हुई है, शहरों में प्रदूषण की समस्या से निपटने के लिए नीति निर्माता यह सोचते हैं कि ऑड इवन स्कीम की अस्थायी प्रयोग, विद्यालय, फैक्ट्री, निर्माण कार्यकलाप को बंद करने, कुछ वाहनों पर प्रतिबंध लगाने जैसे कठोर कदम आगे बढ़ने की राह है। इस पर भी हवा शुद्ध नहीं है। और उसके बाद पेट्रोल या सीएनजी इंजनों से कितना पीएम, कितनी कार्बन डाइऑक्साइड निकलती है। और सीधे आप नीचे से 7वें लाइन पर आ जाइए, नीचे का लास्ट पैराग्राफ, जो वाहन अनिवार्य दुरुस्ती परीक्षण, फिटनेस टेस्ट
और आवधिक प्रदूषण परीक्षण से पारित हो चुके उन पर मनमाना प्रतिबंध लगाना अनुचित है। आवश्यकता इस बात की है, यहां से ध्यान दें लास्ट 4 लाइन, आवश्यकता इस बात की है कि प्रदूषकों के स्रोतों के बारे में वैज्ञानिक और विश्वसनीय सूचना निरंतर आधार पर उपलब्ध हो और वे प्रौद्योगिकियां हो जो उनसे प्रदूषण को कम करने की दिशा में काम करें। कोई भी एक तरीका नहीं लिखा हुआ है परिच्छेद में, ये लास्ट 4 लाइन से ही एक क्वेश्चन बनेगा। क्वेश्चन को पढ़ते हैं। निहितार्थ, युक्तियुक्त, सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत निहितार्थ को सर्वोत्तम रूप में इनमें से कौन सा ऑप्शन प्रतिबिंबित करता है? ऑप्शन ए में वाहनों पर मनमाने नियंत्रण, ऑप्शन सी में गाड़ी चलाने वालों पर जुर्माना, ऑप्शन नंबर 4 में डी में कानून के अभाव में प्रशासन की प्रवृत्ति मनमाने निर्णय लेने की होती है। यह तीनों लिमिट करता है उन सॉल्यूशंस के विषय में जो परिच्छेद के अंदर में लिखा हुआ है। ये तुरंत इसका आंसर बनना चाहिए, डायरेक्ट एलिमिनेशन से ये क्वेश्चन का उत्तर बन जाएगा। बी को पढ़िए। तुरंत फुरत सूझे तरीके से की गई प्रतिक्रियाओं से प्रदूषण की समस्या हल नहीं हो सकती, बल्कि साक्ष्य पर आधारित उपागम अधिक प्रभावशाली होगा। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। अब ऐसे क्वेश्चन अगर हम लोग नहीं बनाते हैं तो इस भारत के इस उच्चतम परीक्षा में और क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं, क्या बनाएंगे? ये बनने वाला क्वेश्चन है। तुरंत थोड़ा सा लॉजिक लगाइए, समय लिमिट से ऊपर नहीं जाना है। 25 परिच्छेद 40 मिनट, पौने 2 मिनट से अधिक हम लोग अफोर्ड नहीं, वी कांट अफोर्ड मोर देन दिस अमाउंट ऑफ टाइम। सो यू गॉट टू बी वेरी केयरफुल रिगार्डिंग द टाइम पैटर्न। आपकी प्रैक्टिस इसके अंदर में होनी चाहिए। पूर्व धारणा वाले क्वेश्चन, मर्म वाले क्वेश्चन, इनमें से कौन सा निहितार्थ सर्वाधिक युक्तियुक्त तर्कसंगत ऑप्शन में है। तो ऐसे में हमेशा दो ऑप्शन को तौल मोल करने की आदत डालिए। चारों ऑप्शन एक साथ नहीं देखकर दो ऑप्शन करके आप देखिए कि किसमें अंश थोड़ी सी अधिक है। हालांकि इस क्वेश्चन में वो भी नहीं करना था। ये लास्ट 3 लाइन के अंदर में किसी एक सोल्यूशन के विषय में बात नहीं कर रहा है परिच्छेद, वो कह रहा है कि साक्ष्य पर आधारित चीजें होनी चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर 11 का उत्तर ऑप्शन नंबर बी, दूसरा ऑप्शन। अगले परिच्छेद पर चलते हैं। निगमित अभिशासन, निगम शासन, कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर यह परिच्छेद है और इसके अंदर में जो क्वेश्चन है ये कह रहा है कि अनुमान को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। परिच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा अनुमान लगाना है? यह परिच्छेद में सुचारू निगम शासन संरचनाएं कंपनियों को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। एक आधारभूत कारण कि निगम शासन क्यों पूरे विश्व में आर्थिक और राजनीतिक एजेंडा की ओर उन्मुख है, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजारों में त्वरित संवृद्धि है। अब इस लाइन के अनुसार आप ऑप्शन नंबर सी को देखिए। सी, अंतर्राष्ट्रीय पूंजी बाजार ये सुनिश्चित करते हैं कि प्रतिष्ठान अच्छा निगम शासन बनाए रखें। बिल्कुल उल्टी बात लिखी हुई है। वहां पर क्या हमने पढ़ा और यहां पर क्या लिखा है? सी कम से कम उत्तर होने का सवाल ही नहीं है। आगे पढ़ते हैं। प्रभावी निगम शासन प्रतिष्ठानों के वाज्य वित्त पोषण की ओर पहुंच को बढ़ाता है, जिसके परिणाम स्वरूप अपेक्षाकृत अधिक निवेश, उच्चतर समृद्धि और रोजगार होते हैं। निवेशक ऐसी जगह निधियन का प्रयत्न करते हैं जहां प्रकटन के मानक समय से और सटीक वित्तीय रिपोर्टिंग और सभी हितधारियों के प्रति समान व्यवहार किए जाते हैं। ऑप्शन नंबर ए में लिखा हुआ है, अच्छे वाज्य वित्त पोषण तक पहुंच सुनिश्चित करना विश्व भर में देशों का महत्वपूर्ण एजेंडा है। यह बात जो यहां लिखी है, यह पूरे परिच्छेद का तो निहितार्थ है नहीं कि पूरे विश्व भर में देशों का एजेंडा क्या है। परिच्छेद निगमित अभिशासन, निगम शासन के विषय में है। ऑप्शन नंबर ए निकल गया, सी निकल गया। बी को देखते हैं। सुचारू निगम शासन प्रतिष्ठानों की विश्वसनीयता को बढ़ाता है। डायरेक्ट ऑप्शन है। पहला 3 लाइन को फिर से पढ़ते हैं। पहला 3 लाइन, सुचारू निगम शासन संरचनाएं कंपनियों को उत्तरदायित्व और नियंत्रण उपलब्ध कराने के लिए प्रोत्साहित करती है। और इसी के विषय में पूरी बातें, वो दिशा दिखाने वाला पहला लाइन था परिच्छेद का। उसके बाद जितनी बातें हैं इसी को सपोर्ट करते हुए बढ़ रहा है। क्वेश्चन क्या पूछता है? पूरा परिच्छेद के अनुसार इनमें से कौन सा सबसे युक्तियुक्त अनुमान है? तो ए, सी और बी, ए, बी और पहला 3 ऑप्शन में जो बातें लिखी हैं उसमें सबसे युक्तियुक्त अनुमान के रूप में ऑप्शन नंबर बी निकल के आता है। सीधी सी बात है। डी को पढ़ते हैं, चौथे ऑप्शन को। सुचारू निगम शासन, मजबूत पूर्ति श्रृंखला, सप्लाई चेन। अभी रेड हेरिंग ऑप्शन है इसकी। ये सही हो गलत हो हमको क्या मतलब है, इसकी चर्चा तक नहीं है परिच्छेद में कि निगमित अभिशासन के वजह से सप्लाई चेन, पूर्ति श्रृंखला सही होगा गलत होगा, इसके विषय में लिखा ही नहीं हुआ है। सीधे इसका उत्तर आप मार्क कर सकते हैं 12 का ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है।
अगले परिच्छेद में चलते हैं। हाथी दृश्य भूमि के वास्तुकार हैं। ये वन में वृक्ष विहीन स्थल निर्मित करते हैं, कतिपय पादप प्रजातियों के अतिवर्धन की रोकथाम करते हैं, अन्य पादपों के पुनर्जनन के लिए स्थान प्रदान करते हैं, जिससे कि आगे अन्य शाकाहारी पशुओं का निर्वाह उपलब्ध होता है। हाथी पादप फल और बीज खाते हैं और अपने आने जाने के दौरान चलते हुए मल त्याग के साथ इन बीजों का प्रसार करते जाते हैं। हाथी का गोबर पादपों और पशुओं के लिए पोषण प्रदान करती है और कीटों के लिए प्रजनन स्थल की तरह काम करता है। सूखा पड़ने के समय यह धरती में गड्ढे खोदकर जल तक पहुंच जाते हैं, जो दूसरे वन्य जीवियों को लाभ पहुंचाता है। बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। पानी दिलाता है, कीटों अपने मल से कीटों के लिए प्रजनन स्थल तैयार करता है, वृक्ष विहीन स्थल निर्मित करता है, बहुत सारी चीजें लिखी हुई है। स्थान पुनर्जनन, अन्य पादपों के पुनर्जनन के लिए स्थान प्रदान करता है, जिससे अन्य शाकाहारी पशुओं का निर्वाह उपलब्ध होगा। क्वेश्चन क्या कह रहा है? तर्कसंगत वही युक्तियुक्त तर्कसंगत अनुमान कौन सा है? ए, यह आवश्यक है कि हाथियों का निवास क्षेत्र समृद्ध जैव विविधता वाले सुविशिष्ट क्षेत्र में हो। हाथियों का निवास क्षेत्र कहां हो? परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है, यहां क्या लिखा हुआ है? ऑप्शन ए में लिखा हुआ है हाथियों का निवास क्षेत्र के विषय में लिखा हुआ है, इसको तो सीधे हटाइए। ऑप्शन बी को देखते हैं। हाथी कुंजीशिला प्रजाति है और वे जैव विविधता को लाभ पहुंचाते हैं। सही बात है। लास्ट लाइन दूसरे वन्य जीवियों को लाभ पहुंचाते हैं, लास्ट लाइन में लिखा हुआ है। ए और बी में अगर तुलना करना पड़े तो 110% बी उत्तर होगा। खैर बी को सी के साथ तुलना करते हैं। सी में लिखी हुई है वनों में समृद्ध जैव विविधता हाथियों की मौजूदगी के बिना नहीं बनाई रखी जा सकती है। नहीं बनाई रखी जा सकती या बनाई रखी जा सकती है, इसके विषय में चर्चा नहीं है। दूसरा लॉजिक बी और सी में से परिच्छेद के विषय वस्तु के अनुसार बी अभी भी भारी ऑप्शन है, उसमें अंश अधिक है। और डी, हाथियों में क्षमता होती है कि अपनी आवश्यकता के अनुरूप प्रजातियों वाले वनों को फिर से बना ले। उनकी आवश्यकताओं के अनुरूप, उनकी आवश्यकताओं के विषय में चर्चा है नहीं। इसका डायरेक्ट उत्तर होना चाहिए 13 का, ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। बहुत आसान सवाल है। अब ऐसे सवालें नहीं बनाएंगे तो डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट कैसे बनेंगे? अब ये अगर नहीं बन रहा है तो क्या बनेगा? थोड़ी सी मतलब लॉजिक, टाइम मैनेजमेंट, लॉजिक। कौन सा ऑप्शन रेड हेरिंग ऑप्शन है? ये रेड हेरिंग ऑप्शन मैं पिछले इतने वर्षों से कक्षाओं में चिल्ला चिल्ला के कहता हूं कि भाई साहब आप लोग रेड हेरिंग ऑप्शन से बचिए। ये आपकी मनोवैज्ञानिक स्थिति को पैदा करने, मनोवैज्ञानिक उत्तेजना पैदा करने के लिए एक ऐसी बातें लिख देगा ऑप्शन में जो जनरल स्टडीज के अनुसार तो सही है, लेकिन उसकी चर्चा परिच्छेद में है नहीं। और ऊपर में हमेशा लिखा रहता है कि प्रश्नांकों के उत्तर परिच्छेद के आधार पर दीजिए। यानी यूपीएससी खुद कह रही है कि इनके उत्तर सामान्य ज्ञान के अनुसार मत दीजिए, और वो जानबूझकर सामान्य ज्ञान के अंश को उसके अंदर में घुसेड़ देगा। तो यू गॉट टू सेव, प्रोटेक्ट योरसेल्फ फ्रॉम दिस बिग ब्लंडर। दिस रेड हेरिंग ऑप्शन की पहचान करो या मरो वाली स्थिति है आपकी। आप आराम से निकाल लोगे इन क्वेश्चंस को, खाली रेड हेरिंग ऑप्शंस के विषय में अगर आप अवगत हो जाएं तो। फिर से मैं बोलूं कि एनालिसिस क्लास है आज यहाँ पर, तो डिटेल में तो बात नहीं कर सकते हैं। कक्षाओं में इन पर डिटेल में बात करते हैं, इनको अप्लाई करते हैं। बूलियन लॉजिक, इन्फ्रेंस, एलिमिनेशन, ये तीनों हथियारों से मैं कक्षाएं लेता हूं कॉम्प्रहेंशन की, जिसके सहारे हम लोग प्रत्येक क्वेश्चन के अंदर में इन तीनों को लागू करके क्वेश्चन को बनाना है कि छोड़ना है, दोनों निर्णय करके उसके बाद डिजाइन के अनुसार, क्वेश्चन के डिजाइन के अनुसार क्वेश्चन बनाने की प्रक्रिया में हम लोग जाते हैं। उतने डिटेल में तो जा नहीं सकते हैं, इसलिए एनालिसिस कर रहे हैं इस तरीके से। खैर अगले परिच्छेद में चलते हैं। उत्सर्जन मनुष्य वर्तमान समय में वायुमंडल में जो वो डाल रहे हैं वो जलवायु को इस सदी के मध्य में और उसके आगे प्रभावित करेंगे। इसी बीच प्रौद्योगिकी परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद ना हो, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर तेजी से उत्सर्जन को कम किया जाए या ज्यों के त्यों तापन के दुष्प्रभाव से पीड़ित होते रहें। जो व्यवसाय अनिश्चित परिणामों के खतरों से बचाव नहीं करते वे विफल हो जाते हैं। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती। क्वेश्चन को आप देखें, क्वेश्चन कह रहा है निर्णायक संदेश। संदेश क्या है परिच्छेद का? ऊपर से तीसरे लाइन को आप एक बार पढ़ें। इसी बीच प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद ना हो, जिससे दुनिया के पास यही भयावह विकल्प रह जाएगा कि या तो भारी लागत पर उत्सर्जन को कम किया जाए या ज्यों के त्यों तापन के दुष्प्रभाव से पीड़ित रहे। और अंतिम लाइन में लिखा हुआ है विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकती है। कांट अफोर्ड, नहीं कर सकती है। क्वेश्चन कह रहा है संदेश कौन है?
ए में लिखा हुआ है जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं जरूरत है कि वो बंद हो जाए। अब कोई मतलब ही नहीं है, संदेश परिच्छेद का संदेश ये नहीं है कि बंद कर दिया जाए, जो व्यवसाय उत्सर्जन करते हैं उन्हें बंद कर दिया जाए या भविष्य में प्रदूषण की कीमत चुकाएं। यह संदेश कहीं से बात ये पता नहीं चलती है। बी को पढ़ते हैं, एकमात्र हल यही है कि जलवायु परिवर्तन के मुद्दों से संबंधित प्रौद्योगिकी विकास हो। ए और बी में तुलना करें तब तो बी ही उत्तर होगा। खैर, बी और सी में तुलना करते हैं। सी में लिखी हुई है जब तक प्रौद्योगिकी में सुधार ना आए तब तक कार्बन उत्सर्जन से निपटने की प्रतीक्षा करते रहना बुद्धिमत्तापूर्ण रणनीति नहीं है। सही बात है ना, यही तो उत्तर होगा ना। लास्ट लाइन में यही लिखा हुआ है कि ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। विश्व जलवायु परिवर्तन के बारे में ऐसी लापरवाही बर्दाश्त नहीं कर सकते। कैसी लापरवाही? वही ऊपर से तीसरा लाइन, कैसी लापरवाही? प्रौद्योगिकीय परिवर्तन के द्वारा भविष्य में जीवाश्म ईंधन से अलग विकल्प सस्ता हो सकता है या शायद ना हो सकता है या शायद ना हो, यानी श्योर नहीं है, सर्टेन नहीं है, निश्चित नहीं है, यानी सीधी बात है। 21 में बी और सी में से सी भारी होगा। ऑप्शन नंबर सी आपका उत्तर होना चाहिए। नेक्स्ट पैसेज, पर्यावरणीय समस्याओं से स्वास्थ्य संबंधी समस्या जन्म लेती है। जीवन शैली में सार्वभौमिक बदलाव पर्यावरणीय स्वास्थ्य की समस्या कम हो सकती है, किंतु इस विचार को अपनाना लगभग असंभव लगता है। पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं, इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर ध्यान देंगे, दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं। तथापि कुछ एक को छोड़कर अपने विकल्पों को चुनने में वही सामूहिक अकर्मण्यता ही दिखाई देती है। और क्वेश्चन कहता है पूर्व धारणा सच मान के देखते हैं। ऑप्शन नंबर ए को सच मान के देखते हैं। हमें संभवतः रोकथाम की अपेक्षा उपचार पर अधिक धन खर्च करना पड़ सकता है। अगर इसको सच मानकर हम लोग देखें तो इसको जरा तुलना कर लेते हैं ऑप्शन नंबर बी के साथ। बी को पहले सच मान के देखते हैं। हमारी पर्यावरणीय और लोक स्वास्थ्य संबंधी समस्या को हल करना सरकार का काम है। ए में लिखा हुआ है अधिक धन खर्च करना। बी में लिखा हुआ है सरकार का काम है। अगर इनको सच मान लें तो परिच्छेद में इन दोनों के विषय में कुछ तो बात लिखी होनी चाहिए थी, नहीं है। ऑप्शन सी को देखते हैं, सी को सच मान के देखते हैं परिच्छेद की विषय वस्तु को समर्थन करता है कि नहीं। स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान ना दिया जाए। सही बात है, साफ साफ लिखा हुआ है पर्यावरण, ऊपर से 5वां लाइन, पर्यावरणीय समस्याओं के संदर्भ में व्यक्तिगत प्रयास नगण्य प्रभाव वाले प्रतीत होते हैं, इसलिए जड़ता की ओर ले जाते हैं। दूसरी ओर स्वास्थ्य के विषय में व्यक्तिगत विकल्प चयन वस्तुतः जीवन और मृत्यु के बीच का फर्क ला सकते हैं। यानी सी में क्या लिखा हुआ है? स्वास्थ्य की रक्षा की जा सकती है भले ही पर्यावरणीय समस्याओं पर ध्यान नहीं दिया जाए। यही उत्तर है। खैर, आप डी को भी एक बार देख ले। पारंपरिक जीवन शैली के लोप और पाश्चात्य मूल्य। ए में लिखा हुआ है अधिक धन खर्च, बी में सरकार का काम है, डी में पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से। इनके विषय में कुछ तो बात लिखी होनी चाहिए थी। वहां पर सिर्फ लिखी हुई है जीवन शैली के विषय में बात है। जीवन शैली के विषय में बात है। पाश्चात्य मूल्यों के प्रभाव से जीवन जीने के कतिपय अस्वास्थ्यकर तौर तरीके विकसित हो गए हैं। इसको अगर सच मान लेंगे, परिच्छेद को संदर्भ में नहीं लेता है। दूसरा लॉजिक है सी और डी, तीसरा और चौथे ऑप्शन की तुलनात्मक समीक्षा करेंगे तो कौन अधिक सपोर्ट करता है, कौन अधिक समर्थन करता है परिच्छेद की, इसलिए आपका उत्तर सी होना चाहिए। मैं फिर बोलूं, ये क्वेश्चन भी बिल्कुल बनने वाले प्रश्नों में से था। परिच्छेद नंबर 3, अगले परिच्छेद में चलते हैं। बहुत से लोग 1.25 मिनट हमारे पास है, बार बार कह रहा हूं, नहीं तो 25वें परिच्छेद तक पहुंच ही नहीं पाइएगा। परीक्षा केंद्र के अंदर आपको जितनी मूल्यांकन करनी है, जितनी देर लगानी है, परीक्षा केंद्र के बाहर जाके करिए। परीक्षा केंद्र के अंदर अगर 25 परिच्छेद है और औसतन अगर 40 मिनट समय है हमारे पास, तो किसी भी सूरत में 1.25 मिनट या मैक्सिमम 2 मिनट से अधिक तो देना ही नहीं है परिच्छेद में। नहीं तो 25वें, 24वें और 25वें परिच्छेद में आते कैसे परीक्षा केंद्र के अंदर, ये सोचने वाली बात है। लॉजिक, तर्क। हो सकता है 24वां 25वां आसान हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। निर्णय कैसे करेंगे जब तक पहुंचेंगे नहीं वहां तक? निर्णय कैसे होगा? पढ़ते हैं इसको 1.25 मिनट के अंदर में। बहुत से लोग सही आहार नहीं ले रहे हैं। कुछ का तो बस यही निर्णय है कि वही भोजन लेंगे जो उन्हें अच्छा लगता है, लेकिन जो बहुत स्वास्थ्यप्रद नहीं है। इससे असंक्रामक रोग से बढ़ोतरी हो रही है। इसके फलस्वरूप हमारे स्वास्थ्य देखभाल व्यवस्थाओं पर बहुत बड़ा बोझ आ जाता है, जिसमें
उस आर्थिक प्रगति को जो गरीबों के लिए उनके जीवन स्तर को उन्नत करने हेतु आवश्यक है अस्त व्यस्त कर देने की संभावना है। अन्य लोगों के लिए समस्या पौष्टिक भोजन तक सीमित पहुंच अथवा पहुंच की गुंजाइश ना होने की, जिससे एक रस खान पान बन जाता है जो उनके पूर्ण विकास के लिए आवश्यक दैनिक पोषक तत्व प्रदान नहीं करता। पूरी दुनिया में पोषण पर खतरा होने का कारण आंशिक रूप से यह है कि हमारी खाद्य पद्धतियां समुचित रूप से हमारी पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है। खेत से थाली तक के लंबे सफर में चिंताजनक विचलन हो रहे हैं। क्वेश्चन कह रहा है मर्म, इस परिच्छेद के मर्म को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित इनमें से कौन सा ऑप्शन करता है? ए में लिखा हुआ है, देखिए कितना भयानक रेड हेरिंग ऑप्शन है, आपको किस तरह मनोवैज्ञानिक स्थिति में फंसाता है। ए में लिखा क्या हुआ हिंदी में? सार्वभौम बुनियादी आय योजना, आय, इनकम। परिच्छेद किसके विषय में है? आहार, पोषण, पोषण का परिच्छेद है और यहां आय के विषय में, इसको सीधे हटाइए, रेड हेरिंग ऑप्शन है। बी में लिखा हुआ है हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। ए और बी में से तो बी ही उत्तर होना चाहिए था, लेकिन वहां देखिए नीचे से 5वें लाइन, पूरी दुनिया में पोषण पर खतरा होने के कारण आंशिक रूप से यह है कि हमारी खाद्य पद्धतियां समुचित रूप से हमारी पोषण जरूरतों के अनुरूप नहीं है। और यहां बी में लिखा हुआ हमें खाद्य आधारित पोषण को अपने नीति विषयक विचार विमर्श के केंद्र में रखना चाहिए। खैर, अब सी को एक बार देखिए, सी के साथ इसकी तुलना करिए। उपयुक्त आनुवंशिक रूपांतरित फसलों के जनन द्वारा खाद्य पदार्थ का पोषण स्तर समुन्नत किया जाना चाहिए। यहां देखिए आनुवंशिकता रूपांतरित फसलों, जेनेटिक इंजीनियरिंग की बात हो रही है, इसकी चर्चा परिच्छेद में है ही नहीं। ए बी सी में, ए में ऐसी बात आए, सी में रूपांतरित फसलों, जिस चीज का चर्चा है ही नहीं वो मर्म कैसे हो सकता है परिच्छेद का? तो बी सबसे भारी ऑप्शन है अभी तक। डी को पढ़ते हैं, आधुनिक खाद्य प्रसंस्करण प्रौद्योगिकियां, फूड प्रोसेसिंग, खाद्य प्रसंस्करण। 3 ऑप्शन में ऐसी बात लिखी है जो परिच्छेद में चर्चा तक नहीं है। जो चर्चा तक नहीं है वो मर्म कैसे हो सकता है परिच्छेद का? सीधा उत्तर है, बहुत आसान परिच्छेद था, ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन आपका उत्तर है। अगले परिच्छेद में चलते हैं, परिच्छेद नंबर पैसेज नंबर 1 नेक्स्ट पेज पर, और इसमें पानी वितरण, राज्यों में पानी वितरण के विषय में यह परिच्छेद है। 1.25 मिनट हमारा शुरू होता है, मेरे साथ रहेंगे। हम अक्सर भारत में विभिन्न राज्यों के बीच नदी जल को लेकर विवाद होने के बारे में सुनते रहते हैं। 20 प्रमुख नदी तंत्रों में से 14 में पहले से ही जल की तंगी है। 75% जनसंख्या जल की तंगी वाले क्षेत्रों में रहती है, जिनमें से 1/3 लोग उन क्षेत्रों में रहते हैं जहां जल का अभाव है। जलवायु परिवर्तन, बढ़ती जनसंख्या की मांगें और कृषि द्वारा इनका पूरा करने की आवश्यकता तथा तेजी से बढ़ रहे शहरीकरण एवं औद्योगिकरण जल की तंगी की ओर बढ़ाएंगे। भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय है, केंद्र का नहीं। देखिए इसको ध्यान से पढ़िए, भारत के संविधान के अनुसार राज्यों के बीच नदियों के विनियमन को छोड़कर जल राज्य का विषय, केंद्र का नहीं। यानी वो वाला विषय राज्यों के बीच में जल का विषय केंद्र का है, बाकी केंद्र का नहीं है जल के विषय में, यह लिखा हुआ। इसके विभिन्न हितधारियों के आपस में हो लेती मांगों के बीच संतुलन सुनिश्चित करने की कुंजी इस बात की है कि दोनों पर आधारित रीति से संगठक क्षेत्रों को राज्यों के बीच जल का बंटवारा किया जाए। उन्हें जल का उचित भाग देने के लिए इन सब वस्तुनिष्ठ मापदंडों के आधार पर आकलन किया जाना आवश्यक है कि नदी धोने की क्या विशेषताएं, उस पर कितनी बड़ी जनसंख्या निर्भर है, जल का वर्तमान उपयोग क्या है और मांग कितनी है, कितनी दक्षतापूर्ण उपयोग किया जा रहा है, भविष्य में कितने उपयोग की आवश्यकता होगी आदि, और साथ साथ नदी और जलभर की पर्यावरणीय जरूरतों को भी सुनिश्चित करना आवश्यक है। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक ध्यान दें, विभिन्न हितधारियों को जल का उचित और सामूहिक बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए सर्वाधिक युक्तियुक्त व्यवहारिक और तात्कालिक कार्रवाई को सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है। ना तो मर्म पूछा है, ना संदेश पूछा है, ना यह कह रहा है कि इनमें से कौन सा ऑप्शन सही है परिच्छेद के अनुसार, कुछ नहीं। क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इसमें लिखा हुआ है यह जल हितधारी जल का उचित और बंटवारा सुनिश्चित करने के लिए इनमें से कौन सा कार्रवाई के रूप में सर्वोत्तम हो सकता है। कार्रवाई के रूप में कौन हो सकता है? ए को पढ़ते हैं, जल के बंटवारे का एक राष्ट्रीय व्यवहारिक विधिक और नीतिपरक ढांचा बनाया जाना चाहिए। ए को बी के साथ तुलना करते हैं, देश के सभी नदी तंत्र जोड़े जाने चाहिए। कहां लिखा हुआ है? नदी तंत्र जोड़ देना चाहिए। ए और बी में से बी हटा दो आप। सी को पढ़ते हैं, जल के आधिक्य वाले क्षेत्रों और जल की कमी वाले क्षेत्रों में नहरें बनाई जानी चाहिए। ये भी, इसकी भी चर्चा है नहीं, हटा दीजिए।
और डी में लिखा हुआ है जल संकट को दूर करने के लिए कृषि और उद्योग। सीधा ऑप्शन नंबर ए मार्क करिए, आगे बढ़िए। अब ऐसे क्वेश्चन नहीं बनाएंगे, क्या बनाएंगे? आप खुद देखिए बनने वाला प्रश्न था कि नहीं। लेकिन वही बात है, रेड हेरिंग ऑप्शन। कौन सी ऐसी बात लिखी है जो सामान्य ज्ञान के अनुसार तो सही है? जल बंटवारे के लिए बी सी डी सब सही है, लेकिन इनकी चर्चा परिच्छेद में है नहीं। यही रेड हेरिंग ऑप्शन है। और इसमें जब बुलियन लॉजिक आप लागू कर दो तो एक एक मिनट के अंदर में ये 2.5 नंबर आप ला सकते हो। और 2.5 नंबर का वैल्यू क्या है इस पेपर में, वो शायद मुझे यूपीएससी वालों को समझाने की आवश्यकता कतई नहीं है। बनने वाला परिच्छेद था क्वेश्चन नंबर 31, सेट नंबर बी, क्वेश्चन 31 का उत्तर पहला ऑप्शन नंबर ए इसका उत्तर होना चाहिए। अगले परिच्छेद में चलते हैं। अगले परिच्छेद में श्रम योग्य आयु की लगभग आधी से अधिक भारतीय महिलाएं और लगभग 1/4 भारतीय पुरुष एनीमिया से ग्रस्त हैं। अध्ययन के अनुसार इसके परिणाम स्वरूप वे जितने उत्पादनशील हो सकते हैं। मैं आपको पहले बता दूं कि यह परिच्छेद बहुत ही आसान परिच्छेद है और इसके अंदर में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा एक सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है परिच्छेद के निहितार्थ को, यह क्वेश्चन पूछ रहा है। आप सीधे ऑप्शन को देखिए। ए में लिखा हुआ है शिक्षा प्रणाली को ग्रामीण क्षेत्रों में सुदृढ़ किया जाना चाहिए। ग्रामीण क्षेत्र की चर्चा परिच्छेद में है नहीं, इसको तो पहले हटा दें। बी में लिखा हुआ है कौशल विकास कार्यक्रम का बड़ा पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। ये बिल्कुल इसका उत्तर होगा। ए और बी में से बी भारी है। खैर सी को देखते हैं। आर्थिक विकास के लिए केवल कौशल युक्त कामगारों के स्वास्थ्य और सुपोषण पर विशेष ध्यान दिए जाने की लिमिट करा। केवल कौशल युक्त, इसको भी हटा दें आप, केवल कौशल युक्त। और डी में लिखा हुआ है जिस तीव्र आर्थिक समृद्धि की हमें अपेक्षा है उसके लिए लोगों के स्वास्थ्य और सुपोषण। परिच्छेद स्वास्थ्य और सुपोषण के विषय में है। बी में लिखा हुआ है कौशल विकास कार्यक्रम का बड़ा पैमाने पर और प्रभावी कार्यान्वयन आज के वक्त की जरूरत है। सिर्फ कौशल विकास पर नहीं, परिच्छेद का विषय वस्तु कौशल विकास नहीं है, वो एक अंश के रूप में आया था। परिच्छेद का विषय वस्तु है स्वास्थ्य और सुपोषण। सीधा ऑप्शन है, इजी परिच्छेद है। बनने वाले क्वेश्चंस में इनकी गिनती होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 32 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी। मैंने पूरा परिच्छेद इसलिए नहीं पढ़ा क्योंकि ये बहुत ही आसान था। सीधे डायरेक्ट आप एक बार पढ़ के देखें, डायरेक्ट ऑप्शन निकल रहा है। 3 में पहला 3 ऑप्शन में ऐसी बातें लिखी हैं जिसकी चर्चा परिच्छेद में नहीं है। आपको सीधे इसको मार्क करने आना चाहिए। अगले परिच्छेद में चल तो 32 का उत्तर ऑप्शन नंबर 4 डी इसका उत्तर होना चाहिए। अगले परिच्छेद में चलते हैं। भारत में अधिकांश किसान सीमांत और छोटे कृषक कम शिक्षित हैं और संभवतः ऋण और दूसरी बाध्यताओं के कारण उनमें जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने की कम क्षमता है। इसलिए यह अपेक्षा नहीं की जा सकती कि जलवायु परिवर्तन के प्रति स्वतः अनुकूलन होगा। यदि संभव भी होता तो भी यह जलवायु परिवर्तन से होने वाली नुकसानों की भरपाई करने के लिए पर्याप्त नहीं होता। इससे निपटने हेतु दुष्प्रभावों को कम करने की तीव्र प्रतिक्रियाएं करने के साथ साथ जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन करने वाले जाना सबसे महत्वपूर्ण है। आगे मत देखिए, लास्ट उसके 2-3 लाइन बाद आप आ जाइए। अनुकूलन के लिए परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण एक पूर्व शर्त है। किसान जलवायु परिवर्तन के अनुरूप कृषि प्रथाओं को अपना रहे हैं या नहीं, यह इस बात पर निर्भर है कि उन्हें इसका प्रत्यक्षण हो रहा है या नहीं। तथापि यह हमेशा अनुकूलन के लिए पर्याप्त नहीं होता। महत्वपूर्ण यह है कि कोई किसान जलवायु परिवर्तन के साथ जुड़े जोखिमों को किस तरह देखता है। परसेप्शन यानी प्रत्यक्षण होना चाहिए अनुकूलन के विषय में। यह पूरे परिच्छेद का मर्म था। क्वेश्चन कह रहा है संदेश, सर्वाधिक युक्तियुक्त और तर्कसंगत संदेश क्या है, परिच्छेद क्या कहने की कोशिश कर रहा है। ए और बी में तुलनात्मक समीक्षा करते हैं। ए में लिखा हुआ है जलवायु परिवर्तन के अनुरूप अनुकूलन और दुष्प्रभावों को कम करने की कार्रवाई आधारभूत रूप से सरकार के दायित्व हैं। रेड हेरिंग ऑप्शन है, इसकी चर्चा परिच्छेद में नहीं है, हटा दें इसको। नंबर बी, जलवायु परिवर्तन के कारण देश में भू उपयोग प्रतिभूति के संबंध सरकारी नीतियों में परिवर्तन होना चाहिए। रेड हेरिंग, इसकी चर्चा नहीं है परिच्छेद में। जिसकी चर्चा ही नहीं है वो संदेश कैसे हो सकता है। सी को देखिए, यही उत्तर है सी। किसानों के जोखिम प्रत्यक्षण उन्हें अनुकूलन के निर्णय लेने के लिए प्रोत्साहित करने के हेतु महत्वपूर्ण है। यही पूरा विषय वस्तु था कि नहीं था परिच्छेद का। और तुलना भी करेंगे ए, बी और सी में कि परिच्छेद के विषय वस्तु के अनुसार इनमें से कौन सा भारी है संदेश होने के लिए, तभी आप सी को मार्क कर सकते हैं। और डी में भी सरकारों को चाहिए लिखा हुआ है। 3 ऑप्शन में सरकार सरकार सरकार। क्वेश्चन पूछ रहा है संदेश कौन है। अरे संदेश वही निकलेगा ना जो ऊपर में लिखा हुआ है, उससे ना निकलेगा। जो चीज लिखा ही नहीं हुआ है
उससे संदेश कैसे हो सकता है? एलिमिनेशन से ये उत्तर बनना चाहिए। क्वेश्चन 33 ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन उत्तर है। अगले परिच्छेद में चलते हैं। नेक्स्ट वन इज भारत में यद्यपि बेरोजगार दर अर्थव्यवस्था के अल्प निष्पादन हेतु बार बार प्रयुक्त किया जाने वाला मानदंड है, फिर भी स्कूल और कॉलेज में बढ़ते नामांकन की दशाओं के अंतर्गत इससे गलत तस्वीर चित्रित होती है। बताई गई बेरोजगारी दर प्रभावी रूप से उन युवा भारतीयों के अनुभव पर आधारित है जिन्हें उच्चतर रोजगार चुनौतियों का सामना करना होता है और जो अधिक उम्र वाले समकक्षों की उपेक्षा सही कार्य के लिए प्रतीक्षा करने में अधिक तत्परता दिखाते हैं। माध्यमिक अथवा उच्चतर शिक्षा वाले लोगों के लिए बेरोजगारी की चुनौती कहीं अधिक है और बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर बेरोजगारी की चुनौतियों की ओर बढ़ा देता है। आपको डायरेक्ट मैं दिखाता हूं। क्वेश्चन कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा सर्वाधिक संभावित रूप में प्रतिबिंबित करता है? इस परिच्छेद का लेखक जो कहना चाहता है इनमें से कौन सा उसको प्रतिबिंबित करता है? नंबर ए में लिखा हुआ है स्कूलों और कॉलेजों में नामांकन उच्च है लेकिन शिक्षा में गुणवत्ता का अभाव है। रेड हेरिंग ऑप्शन है, हटाने में कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। नंबर बी, बेरोजगारी को युवा भारतीयों में निश्चित रूप से बढ़ती हुई शिक्षा और आकांक्षाओं के फलन के रूप में देखा जाना चाहिए। 100% सही ऑप्शन है। नीचे से 5वें लाइन पर आइए, अपेक्षा सही कार्य के लिए प्रतीक्षा करने में अधिक तत्परता दिखाते हैं, वो इंतजार करते हैं कि सही नौकरी मिले, ये लिखा हुआ है। और उसके आगे लिखा हुआ है, देखिए लास्ट लाइन में, बढ़ते हुए शिक्षा के स्तर बेरोजगारी की चुनौतियों को और बढ़ाते हैं। डायरेक्ट ऑप्शन है। ए और बी में से बी भारी है, हालांकि सी को भी एक बार देख लेते हैं। विशाल संख्या में बेरोजगार लोगों को समायोजित करने के लिए कोई श्रम गहनता वाले उद्योग नहीं है। अरे है या नहीं है, चर्चा है परिच्छेद में। श्रम गहनता वाले उद्योग सीधे हटाइए। और डी, शिक्षा प्रणाली को समुचित रूप से अभिकल्पित किया जाना चाहिए ताकि शिक्षित लोगों के लिए स्वरोजगार, सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्वरोजगार, बड़ी बड़ी बातें लिख देगा। वो आपसे सिर्फ इतना कह रहा है, पहला सिटिंग में आप जनरल स्टडीज देकर आए हैं, मैं आपको प्रेशर में डालने की कोशिश करूंगा, रेड हेरिंग ऑप्शन दे दूंगा ऑप्शन के अंदर में। यही मैं चिल्ला रहा हूं पिछले 13 वर्षों से, जब से सीसेट की हिंदी कॉम्प्रिहेंशन की क्लासेस मैं कक्षाएं ले रहा हूं। ये रेड हेरिंग ऑप्शन से अगर विद्यार्थी बच गए, अगर वो प्रेशर सिचुएशन में केंद्र के अंदर उन्हें देखकर मालूम चल गया आपको कि ये रेड हेरिंग ऑप्शन है, सामान्य ज्ञान के अनुसार सही है लेकिन इसकी चर्चा परिच्छेद में नहीं है, आपकी 90% कष्ट दूर हो जाएगी हिंदी कॉम्प्रिहेंशन में। और कोई लाइन अगर समझ में नहीं आता है तो दाहिने तरफ आप देखिए, और बस ये मत बोलिएगा कि डिजिटल बोर्ड पीछे है, इसका इस्तेमाल क्यों नहीं कर रहे हैं। चूंकि देख रहे हैं कल एग्जाम हुआ है, आज सुबह मंडे सुबह को मैं ये क्लास ले रहा हूं, अभी तक ठीक से टाइपिंग हो नहीं पाई है, तो उसका जो PDF है उसी को यहाँ पर लागू कर दिया गया है। तो ये आप ना कहें कि डिजिटल बोर्ड पीछे है तो इसका इस्तेमाल क्यों नहीं हो रहा है। मेरे पास सेट नंबर बी है, तो मैं सेट नंबर, चूंकि एनालिसिस क्लास है तो आपको सिर्फ अपने आप को लिमिट करना है कि ये सेट लेकर आप देख लें कि उत्तर का रीजन क्या है, वगैरह वगैरह, है ना। लेट्स कम बैक। अगले परिच्छेद में चलते हैं। विज्ञान स्वयं में पर्याप्त नहीं है, विज्ञानों के बाद भी एक बल है और नियम व्यवस्था होना आवश्यक है जो विज्ञानियों का समन्वय कर उन्हें एक लक्ष्य की ओर निर्देशित करे। कोई भी पाठ्यक्रम ठीक तौर से चलाया नहीं जा सकता अगर खुद लक्ष्य ही सही तौर पर निर्धारित नहीं किया गया हो। विज्ञान को जिसकी आवश्यकता है वह है दर्शन, वैज्ञानिक पद्धतियों का विश्लेषण और उसे वैज्ञानिक प्रयोजनों और परिणामों का समन्वय। इसके बिना कोई भी विज्ञान सतही ही होगा। ठीक विज्ञान की तरह सरकार को भी दर्शन के अभाव के कारण भुगतान पड़ता है। दर्शन का विज्ञान के साथ ठीक वही संबंध है जो राज्य मर्मज्ञता का राजनीति के साथ है। सकल ज्ञान और परिप्रेक्ष्य से निर्देशित होते चलना, ना कि लक्ष्यहीन और वैयक्तिक प्रयत्न करना। ठीक जैसे मनुष्य की वास्तविक जरूरतों और जीवन से पृथक होकर ज्ञान का अनुसरण पंडितवाद बन जाता है, उसी तरह विज्ञान और दर्शन से पृथक होकर राजनीति का अनुसरण एक विनाशक अव्यवस्था में बदल जाता है। क्वेश्चन कह रहा है संदेश, युक्त संदेश। परिच्छेद पढ़ के क्या पता चली? राजमर्मज्ञों के विषय में परिच्छेद है और उसके साथ विज्ञान और दर्शन शास्त्र को जोड़ा जा रहा है। ए में लिखा हुआ है आधुनिक राजमर्मज्ञों को वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में भली भांति प्रशिक्षित होने की आवश्यकता है ताकि उन्हें अपनी भूमिकाओं, दायित्व, लक्ष्यों के बेहतर परिप्रेक्ष्य मिल सके। बिल्कुल सही है। इसको बी के साथ तुलना करते हैं, देखते हैं कौन अधिक भारी है। बी में लिखा हुआ है वांछनीय नहीं है कि सरकारें अनुभव सिद्ध राजमर्मज्ञों द्वारा प्रबंधित हो जब तक कि दूसरे ऐसे लोग भी उससे ना मिले जिनमें ज्ञान प्राप्ति की अभिवृत्ति हो। दूसरे ऐसे लोग भी ना मिले। ए और बी में से ए भारी होगा, सीधी सी बात है।
सी में लिखा हुआ है चूंकि राज मर्मज्ञ नौकरशाह समाज के ही उत्पाद है, समाज में एक ऐसी शिक्षा प्रणाली का होना वांछनीय है। शिक्षा प्रणाली, रेड हेरिंग, इसकी चर्चा है नहीं परिच्छेद में। ए बी सी में से अभी भी ए भारी है, डी के साथ ए की तुलना करते हैं। यह वांछनीय है कि सभी वैज्ञानिकों का दार्शनिक होना भी आवश्यक है ताकि उनके कार्य लक्ष्य अभी, देखिए क्या है ना, परिच्छेद वैज्ञानिकों के विषय में नहीं है, हालांकि ये बात लिखी हुई है पहले 4 लाइन में, लेकिन पूरा परिच्छेद राजमर्मज्ञों को वैज्ञानिक पद्धति और दार्शनिक चिंतन में प्रशिक्षित होना चाहिए। यानी ऑप्शन नंबर डी में जो बात लिखी हुई है सिर्फ वैज्ञानिक पर लिमिट करता है, और ए में जो लिखा हुआ है राजमर्मज्ञों, जिसके विषय में पूरा विषय वस्तु है परिच्छेद का, ए और डी में तो देखिए ऑप्शन दूसरा और तीसरा तो उत्तर किसी सूरत में नहीं होगा, हटाने में दिक्कत नहीं होना चाहिए, और ए और सी में से बस यही चिंतन करना है कि परिच्छेद की विषय वस्तु के अनुसार वैज्ञानिकों वाला ऑप्शन नंबर 4 को मार्क करें या राजमर्मज्ञों वाला ऑप्शन नंबर ए को मार्क करें। इसलिए आपका उत्तर 42 का उत्तर ए पहला ऑप्शन होना चाहिए। अगले परिच्छेद में चलते हैं, और मैं आपको बता दूं ये पूरे 2023 का सबसे आसान प्रश्न है, सबसे आसान परिच्छेद था। जल्दी से पढ़ते हैं। राज्य का अंतिम लक्ष्य लोगों पर प्रभुत्व रखना नहीं है, ना ही उनको डरा कर नियंत्रित रखना है, बल्कि ऐसा होना है जिससे हर व्यक्ति भय से मुक्त हो, ताकि वह पूरी सुरक्षा के साथ और खुद को या अपने पड़ोसी को क्षति पहुंचाए बिना जी सके, कार्य कर सके। मैं फिर दोहराता हूं, राज्य की लक्ष्य बुद्धि संगत प्राणियों को बुद्धिहीन पशुओं और मशीनों में बदल लेना नहीं है। यह लक्ष्य उनके शरीरों को और उनके मन को सुरक्षापूर्वक कार्य करने में सुकर बनाना। यह लक्ष्य है लोगों को स्वतंत्र विवेक के अनुसार जीने और उसे व्यवहार में लाने की ओर ले जाना। कुछ नहीं है, वो क्वेश्चन कह रहा है कौन सा एक राज्य के परम लक्ष्य को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करता है। राज्य का परम लक्ष्य क्या है, तो चारों में से परम लक्ष्य क्या है? ए में लिखा हुआ है सिर्फ सुरक्षा, बी में शरीर और मन का स्वास्थ्य होना, सी में सामुदायिक समरसता, डी में स्वतंत्रता। दूसरा लाइन नीचे के 5 लाइन लिबर्टी, स्वतंत्रता के विषय में परिच्छेद है। डायरेक्ट इन्फेरेंस से क्वेश्चन बनना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 43 का उत्तर ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन उत्तर होना चाहिए। अगले परिच्छेद में चलते हैं, और अगले परिच्छेद में मैं आपको बता दूं कि पहला ही लाइन में लिखा हुआ है कि विकल्प के विरोधाभास को बुरीदी के गधे के कहानी के द्वारा समझाया गया है। और इसके बाद इस परिच्छेद में लिखा हुआ है कि एक गधा को रखा गया था, दोनों तरफ भूसे का ढेर रख दिया गया था, तो वो विकल्प में चुन नहीं पाया और मर गया, भूखा मर गया, कि कौन खाए कौन ना खाए विकल्प। और उसके बाद परिच्छेद में लिखा हुआ है कि हमारे जीवन में आकर्षक विकल्पों की बहुतायत है, फिर भी हम लोग खुद को दुखी और चिंताग्रस्त पाते हैं, यानी निर्णय लेने में कठिनाई होती है। ये पूरा परिच्छेद है, आप अगर पढ़ के समझेंगे बहुत ही आसान परिच्छेद है। क्वेश्चन कह रहा है संदेश, तर्क संगत संदेश, पढ़ के पता क्या चलता है। ए में लिखा हुआ है आधुनिक प्रौद्योगिकी सामाजिक संरचना को कमजोर करती है। भारी भारी बात लिख देंगे, ये जो इस चीज की चर्चा नहीं है वो संदेश कैसे हो सकता है। सामाजिक संरचना को कमजोर करती है आधुनिक प्रौद्योगिकी। वहां पर प्रौद्योगिकी और नवप्रवर्तन जैसे कि स्मार्टफोन वगैरह जो भी बात वहां लिखी हुई है वो विकल्प चुनने में कठिनाइयों के संदर्भ में, ये नहीं सामाजिक रूपांतरण, सामाजिक संरचना को बदलने के लिए। बी में देखिए और भयानक चीज लिखा हुआ, आधुनिक जीवन अनिश्चितताओं और अनंत कठिन विकल्पों से भरा है। अनिश्चितताओं का विषय है, विषय वस्तु है नहीं, संदेश कैसे होगा। सी को देखते हैं, हम दूसरों की राय से प्रभावित होते हैं। आगे तो पढ़ने की भी जरूरत नहीं है, परिच्छेद का संदेश ये थोड़ी है कि हम दूसरों की राय से प्रभावित होती है। और डी को पढ़ते हैं, डी उत्तर है हमारे जीवन में अत्यंत कम विकल्प होना शायद अच्छी चीज नहीं हो, किंतु बहुत अधिक विकल्प होना भी उतना ही कठिन हो सकता है। यही तो विरोधाभास है जो पहला लाइन में लिखा हुआ है। विकल्प के विरोधाभास को बुरीदी के इस गधे की कहानी के द्वारा समझाया गया है। डायरेक्ट ऑप्शन है 51, ऑप्शन नंबर डी, चौथा ऑप्शन आपका उत्तर होना चाहिए। अगले परिच्छेद में चलते हैं। भारत में घरेलू इजी एलिमिनेशन से बनेगा, इन्फ्रेंस से नहीं, एलिमिनेशन से। 3 ऑप्शन हटाना ज्यादा आसान होगा यहां पर, हालांकि बनने वाला प्रश्न है। भारत में घरेलू वित्त बेजोड़ है। हमारी प्रवृत्ति स्वर्ण और संपदा जैसी भौतिक परिसंपत्तियों में भारी निवेश करने की है। बचत के वित्तीयकरण को बढ़ावा देने के कदम सोचनीय है। परंपरागत तौर तरीकों का अभ्यस्त जनसाधारण आसानी से वित्तीयकरण में नहीं कूद पड़ेगा। बदलाव के सामने जो रुकावटें हैं वह है दुर्वा नौकरशाही, संगठित वित्तीय संस्थाओं के प्रति संशय, इस बारे में आधारभूत सूचना का अभाव कि हर परिवार के लिए असंख्य सेवाओं और सेवा प्रदाताओं में कौन सी सबसे अच्छी है और यदि आवश्यक हो तो उन्हें पारगमन कर सकते हैं या नहीं, और कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं।
क्वेश्चन कह रहा है घरेलू बचतों के वित्तीयकरण के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा निहित हलों के रूप से प्रतिबिंबित किया गया है? हल कौन सा है जो परिच्छेद में लिखा हुआ है? यह प्रश्न पूछ रहा है। ए, देखते हल है नहीं। हलों को विकसित करने के लिए एक लचीला वातावरण आवश्यक है। परिच्छेद में है ही नहीं तो बाहर से हल नहीं ला सकते ना, जो लिखा रहेगा उसी में से ना हल निर्णय में लाना है। कह रहा है लचीला वातावरण आवश्यक है। 2, ऑप्शन नंबर बी को देखते हैं। परिवारों के अनुसार बने हुए हलों की आवश्यकता है। अंतिम 4 लाइन में यह लिखा हुआ है सेवा प्रदाताओं में कौन सी सबसे अच्छी है, यदि आवश्यक है तो उनसे पारगमन कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं तो कैसे कर सकते हैं। 1 और 2 में से 2 भारी होगा, 1 तो उत्तर में आएगा नहीं। देखिए एक और चीज है, एक अगर उत्तर नहीं है तो सीधे उत्तर निकलना चाहिए। आप ऑप्शन देखिए, 3 ऑप्शन में 3 ऐसे ऑप्शन है जिसमें 1 विराजमान है, उनको तो पहले हटा दीजिए, सीधे निकल गया ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर है। हाँ, वेरीफाई करना चाहते हैं तो 2 नंबर सच है, 3 नंबर भी सही है। वित्तीय प्रौद्योगिकियों में नव प्रवर्तन आवश्यक है, साफ साफ वहां पर लिखा हुआ था नव प्रवर्तन वित्तीय प्रौद्योगिकियों के विषय में कि कैसे करना है उस पर चिंतन करना चाहिए अंतिम 4 लाइन के अनुसार। डायरेक्ट एलिमिनेशन से एक क्वेश्चन बनेगा, 1 नंबर की मिथ्यता इस क्वेश्चन को मतलब 1 से 1.5 मिनट के अंदर में बनाने में आपकी सहायता करेगी। क्वेश्चन नंबर 52 सेट नंबर बी, क्वेश्चन नंबर 52, आंसर इज ऑप्शन नंबर 2 बी, ऑप्शन बी इसका उत्तर है। अगले परिच्छेद में चलते हैं। यह परिच्छेद पूरा पेटेंट के विषय में है, बहुत आसान प्रश्न है, मैं आपको साफ बता दूं। क्वेश्चन कह रहा है पूर्व धारणा, पूर्व धारणा। अब पूर्व धारणा में इसमें क्या है ना, 1 नंबर ऑप्शन में जन साधारण की क्रय शक्ति पर भारी बोझ पड़ सकता है। पेटेंट कराने वाले दिए गए पेटेंट संरक्षण के कारण पेटेंट वाली दवाएं सुलभ करने में जन साधारण की क्रय शक्ति पर बोझ पड़ सकता है। यह पहले 4 लाइन को सपोर्ट करता है, 1 नंबर उत्तर में होगा। और आपको एक मैं अजीब सा चीज दिखाता हूं, आप इसमें 3 नंबर को देखिए। अनेक देशों में लोक स्वास्थ्य नीति, आगे पढ़ने की भी जरूरत नहीं है। अगर इस बात को सच मान लें तो परिच्छेद में लोक स्वास्थ्य के विषय में भी कुछ लिखा होना चाहिए था। परिच्छेद लोक स्वास्थ्य के विषय में नहीं है, पेटेंट के विषय में है। तो ऐसा कोई पूर्व धारणा नहीं बनाना है जिसमें पेटेंट से रिलेटेड बातें ना लिखी हो। 3 को अगर हटा दीजिएगा सी और डी हट जाएगा, और 1 की सत्यता मान लीजिएगा तब भी सी और डी, तीसरा और चौथा ऑप्शन हट जाएगा। बचा ए और बी। ए और बी में 1 कॉमन है, 2 या 4, 2 या 4 की सत्यता या मिथ्यता से ये उत्तर बन जाएगा। 2 नंबर औषधीय उत्पादनों के लिए अन्य देशों पर निर्भरता विकासशील और गरीब देशों के लिए भारी बोझ है। अगर इसको सच मान लेंगे तो यहां पेटेंट के विषय में कहां कुछ लिखा हुआ है, विषय वस्तु को सपोर्ट नहीं करता है, समर्थन नहीं करता है। 1 के साथ 4 होगा उत्तर, ऑप्शन नंबर बी आपका उत्तर है। 4 को एक बार पढ़िए। सरकार के लिए आवश्यक है कि वह पेटेंट कराने वालों के अधिकारों और रोगियों की आवश्यकता के भी उपयुक्त संतुलन बनाए। डायरेक्ट ऑप्शन है, बनने वाला प्रश्न था। क्वेश्चन नंबर 53 का उत्तर ऑप्शन नंबर 2 होना चाहिए। अगले परिच्छेद में चलते हैं। ये एक और परिच्छेद है, मैं आपको अपनी सोच समझ के अनुसार, मेरे अपने सोच समझ के अनुसार एक चीज बताता हूं। इन 13 वर्षों में 2022 पिछला साल 2022 और 2023 के इस पेपर में बनने वाले प्रश्नों की भरमार है। ऐसा 2021 तक नहीं हुआ था, मैं मानता हूं। कठिनाई की लेवल बहुत घट गई है 2022 और 23 में। 2024 में क्या होगा किसी को नहीं मालूम, लेकिन कम से कम मेरे अपने सोच समझ से पिछले 13 वर्षों के पेपर में, पिछले साल का पेपर 2022 और इस साल का 2023 का पेपर इज वेरी इजी। बस आपको बस वही मतलब जो तरीका है, तरीका क्वेश्चन बनाने का, रेड हेरिंग ऑप्शन की गहन पहचान, ये रेड हेरिंग ऑप्शन है, जीएस के अनुसार सही है। कम से कम ये उत्तर नहीं होगा चूंकि इसकी चर्चा परिच्छेद में नहीं है। बुलियन लॉजिक, एंड और नॉट, ये भी, ये या ये तो बिल्कुल ही नहीं, उससे डीसीपीसी डेफिनेटली करेक्ट, प्रॉब्ली करेक्ट। ये मैं अपनी कक्षाओं में डिटेल में इसका मतलब डिस्क्राइब करते हैं, उसके बाद परिच्छेदों में चलते हैं। तो दिस द गेम। इस परिच्छेद को पढ़ते हैं। भारत को नागरिकों के वैयक्तिक डेटा निरापद और संरक्षित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। कोई भी ऐसे वातावरण में जहां निगरानी होती है या ऐसे जगह में जहां किसी व्यक्ति की निजी जानकारी या संकट में हो, नव प्रवर्तन नहीं करेगा।
दत्त का मूलभूत, दत्त यानी डेटा का मूलभूत नियंत्रण उन्हीं व्यक्तियों के पास होना चाहिए जिनसे ये सृजित होते हैं। उन्हें ही उनको जैसा वे चाहे उपयोग के लिए सुलभ, प्रतिबंधित या निधिकृत करनी चाहिए। इसलिए दत्त संरक्षण कानूनों द्वारा सही प्रकार का नव प्रवर्तन जो प्रयोक्ता केंद्रित और निजता संरक्षी हो, सुकर होना चाहिए। डेटा प्राइवेसी, निजता, डेटा निजता, डेटा प्राइवेसी पर परिच्छेद है। क्वेश्चन, पूर्व धारणा 1 नंबर को सच मान के देखते हैं। निजता का संरक्षण मात्र अधिकार नहीं है बल्कि इसका अर्थ व्यवस्था के लिए मूल्य है। सही बात है, बिल्कुल 110%। पहला लाइन, नागरिकों के वैयक्तिक डेटा निरापद और संरक्षित रखते हुए डिजिटल अर्थव्यवस्था की समृद्धि को सुनिश्चित करना चाहिए। यह बात परिच्छेद की विषय वस्तु को बिल्कुल समर्थन करता है। 2 नंबर, निजता और न प्रवर्तन के बीच एक आधारभूत कड़ी है। लास्ट लाइन, इसलिए दत्त संरक्षण कानूनों द्वारा सही प्रकार का नव प्रवर्तन जो प्रयोक्ता केंद्रित और निजता संरक्षी हो, सुकर होना चाहिए। यानी देयर इज अ डायरेक्ट लिंक बिटवीन द टू। एक आधारभूत कड़ी है निजता और नव प्रवर्तन के बीच जो लिखा हुआ ये भी सपोर्ट करता है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी, 1 और 2 दोनों पूर्व धारणा थी परिच्छेद के लिए। और ये क्वेश्चन आप खुद बताएं, अगर पूर्व धारणा शब्द का अर्थ आता तो ये क्वेश्चन बनने वाला था कि नहीं था। अगले परिच्छेद में चलते हैं। तो 54 का उत्तर ऑप्शन नंबर सी, तीसरा ऑप्शन है उत्तर। अगले परिच्छेद को देखें। यह परिच्छेद में पेड़ों के विषय में लिखा हुआ है कि कृषि भूमियों के साथ साथ गैर कृषि भूमियों, वनों, आर्द्र भूमियों, चारागाहों आदि जैसा कृषितर पद्धतियों को खाद्य का स्रोत बनाना खाद्य उपभोग के प्रति एक तंत्रानुसारी उपागम को सुकर बनाता है। कृषि भूमियों के साथ साथ गैर कृषि भूमि, जिसमें ये सारी चीजें आ रही हैं। ये पूरे परिच्छेद इसी के विषय में है। क्वेश्चन पूछ रहा है संदेश कौन है। पूरा परिच्छेद पढ़िएगा तो ए में जो लिखा हुआ है अन्य वृक्षों को खाद्य देने वाले वृक्षों से बदल देना चाहिए, इसकी चर्चा है नहीं, संदेश हो ही नहीं सकता है। बी में लिखा हुआ है भारत में वर्तमान परंपरागत कृषि प्रथा से खाद्य सुरक्षा, परिच्छेद खाद्य सुरक्षा नहीं खाद्य उपलब्धता पर है, तो ये संदेश होने का सवाल ही नहीं है। सुंदर सा रेड हेरिंग ऑप्शन है। ए और बी को हटा दें। सी, भारत में गरीबों की मदद के लिए बंजर हुए। गरीबों की मदद कहां से आ रहा है? खाद्य उपलब्धता परिच्छेद का मर्म है, तो संदेश भी इसी से लिप्त होना चाहिए। ऑप्शन नंबर डी, परंपरागत कृषि के अतिरिक्त अथवा उसके साथ साथ कृषि पारितंत्र भी विकसित किए जाने चाहिए। पहला 4 लाइन में इसका उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 61, अगर नहीं बनाए तो क्या बनाए, अपने से आप बताइए। आप देखिए आपके सामने है 61 का ऑप्शन नंबर 4, रेड हेरिंग ऑप्शन की पहचान। 61 ऑप्शन नंबर डी इसका उत्तर होगा। अगले परिच्छेद में चलते हैं। इस परिच्छेद में लिखा हुआ है कि एंटीबायोटिक्स जिस फैक्ट्री में बनता है वहां से जो अपशिष्ट को उपचारित ना करने से पर्यावरण पर जो असर होते हैं उनके विषय में अभी तक कुछ भी विस्तार या गंभीरता से बहुत कम चर्चाएं की गई है। यानी फैक्ट्री से जो वेस्ट निकलता है एंटीबायोटिक फैक्ट्री में से, उस पर अभी तक विचार किया नहीं गया है, वो पर्यावरण पर अपना प्रभाव छोड़ रहा है। यह परिच्छेद का विषय वस्तु है। आप पढ़ेंगे, बड़ा आसान सा परिच्छेद है। क्वेश्चन कह रहा है संदेश, पढ़ के क्या पता चला। ए में लिखा हुआ है उपयुक्त बहिप्रवाही उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है। ए को बी के साथ पहले तुलना करते हैं। बी में लिखा हुआ है लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है। परिच्छेद का संदेश में एंटीबायोटिक्स के मैन्युफैक्चरिंग से जो वेस्ट निकलता है और पर्यावरण पर प्रभाव करता है, ये परिच्छेद का विषय वस्तु था। तो इसके संदेश में यह कहना कि लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता को बढ़ाना आवश्यक है, कोई लॉजिक ही नहीं है इस ऑप्शन का। सी को देखिए, सी में लिखा हुआ औषध प्रतिरोधी जीवाणुओं के प्रसार को खत्म नहीं किया जा सकता क्योंकि आधुनिक चिकित्सा देखभाल में अंतर्निहित है। आधुनिक चिकित्सा में क्या अंतर्निहित है क्या नहीं है, रिलेटेड है नहीं पैसेज से, रेड हेरिंग ऑप्शन है, तो संदेश होने का तो सवाल ही नहीं है। डी में लिखा हुआ है औषध निर्माण कंपनियों को भीड़ भाड़ कस्बों और शहरों से बाहर दूरस्थ ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित किया जाना चाहिए। पूर्व धारणा वाला प्रश्न थोड़ी है, संदेश पूछा है। परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है उससे पढ़ के पता क्या चला? उससे पढ़ के यही पता चला ऑप्शन ए, उपयुक्त बहिप्रवाही उपचार प्रोटोकॉल लगाना आवश्यक है। एक प्रोटोकॉल लगाना चाहिए जिससे इसका उपचार हो सके, जिस विषय में परिच्छेद के अंदर में बीमारी लिखी हुई है। क्वेश्चन नंबर 62 ऑप्शन नंबर पहला ऑप्शन ए आपका उत्तर है।
अगले परिच्छेद में चलते हैं। उच्च गुणवत्ता की विद्यालय शिक्षा के लाभ द्वारा प्राप्त होते हैं जब विद्यालय शिक्षा पूरी कर गेटवे कौशल प्राप्त करने के उपरांत विद्यालय छोड़ते हैं। जैसे कोई दौड़ने से पहले चलना सीखना, उसी तरह कोई आधारभूत कौशलों को प्राप्त करने के बाद ही उच्चतर कौशलों को प्राप्त करता है। ज्ञान अर्थव्यवस्था के आगमन से नई चुनौतियां सामने आई हैं और अशिक्षित कार्यबल रखने के गंभीर दुष्परिणामों से यह है कि हम वैश्विक अर्थव्यवस्था के साथ कदम मिलाकर चलने में असक्षम होंगे। प्राथमिक स्तर पर सशक्त अधिगम की बुनियाद बनाए बिना उच्चतर शिक्षा कौशल विकास में कोई उन्नति नहीं हो सकती। सर्वोत्तम रूप से प्रतिबिंबित करता है कौन सा एक, इनमें से कौन सा कथन इस परिच्छेद के मर्म को प्रतिबिंबित करता है? नंबर ए में लिखा हुआ है, विश्व शक्ति बनने के लिए भारत को सार्वभौमिक गुणवत्ता शिक्षा में निवेश करने की, अजीब होगा, निवेश करना है, विश्व शक्ति बनना है। कहां से परिच्छेद में क्या लिखा हुआ है? यहां पर क्या है परिच्छेद में? कौशल विकास स्किल डेवलपमेंट पर जोर दिया गया है। बी में लिखा हुआ है, भारत एक विश्व शक्ति नहीं बन सकता क्योंकि वह ज्ञान अर्थव्यवस्था पर ना तो ध्यान दे रहा है। सीधे हटाइए, रेड हेरिंग ऑप्शन की पहचान होनी चाहिए। और सी में लिखा हुआ है, हमारी शिक्षा प्रणाली में उच्चतर शिक्षा के दौरान कौशल प्रदान करने पर अधिक ध्यान दिया जाना चाहिए। ए बी सी में से परिच्छेद के विषय वस्तु के अनुसार सबसे अधिक मर्म सी में है। और डी में लिखा हुआ है, विद्यालयों के अनेक बच्चों के माता पिता निरक्षर है। हटा दें, आगे पढ़ने की कोई जरूरत। ऑप्शन नंबर सी उत्तर है, चूंकि कौशल विकास पर यह परिच्छेद कौशल विकास पर परिच्छेद था, तो ऐसी कोई ऑप्शन नहीं लेनी है जिस पर मतलब इधर उधर की बातें लिखी हुई हैं। यद्यपि ऑप्शन ए, बी और डी सामान्य ज्ञान के अनुरूप सही होना चाहिए, लेकिन परिच्छेद में इसकी चर्चा तक नहीं है, मर्म कैसे होगा? तो क्वेश्चन नंबर 63 सेट नंबर बी, क्वेश्चन 63 का उत्तर तीसरा ऑप्शन नंबर सी इसका उत्तर है। अगले परिच्छेद को आप अगर देखें तो अगले परिच्छेद को पढ़ते हैं। वैज्ञानिकों ने, ये बहुत आसान पैसेज है, वैज्ञानिकों ने वसंत गवाक्ष शीतल ऋतु से लेकर फसल आने के मौसम तक की अंतरण अवधि का अध्ययन किया है। उन्होंने पाया कि कम बर्फ वाली अपेक्षाकृत गर्म शीत ऋतु के परिणाम स्वरूप वसंत घटनाओं के बीच अपेक्षाकृत दीर्घ पश्चात अवधि और दीर्घकालिक वसंत गवाक्ष घटित हुए। वसंत की समय सारणी के इस परिवर्तन से कृषि, मत्स्य पालन और पर्यटन पारिस्थितिकी, सामाजिक और आर्थिक रूप से प्रभावित होते हैं। चूंकि बर्फ कुछ पहले ही पिघल जाता है, इसलिए पक्षी वापस नहीं लौटते, जिससे वसंत काल की पारिस्थितिकी घटनाओं देर से होती है या उसकी अवधि में बढ़ोतरी होती है। पूर्व धारणा सच मान के देखते हैं, सच मान के देखते हैं परिच्छेद के विषय वस्तु का समर्थन करता है कि नहीं। नंबर 1 को सच मान के देखते हैं, भूमंडलीय तापन के कारण वसंत पहले आने लगा है और अधिक लंबे समय तक रहता है। लास्ट लाइन, अवधि में बढ़ोतरी होती है। इसको अगर मानेंगे तो परिच्छेद की विषय वस्तु को यह समर्थन दे रहा है। 2 नंबर, वसंत का पहले आना, लंबे समय तक रहना पक्षी के लिए अच्छा नहीं है। साफ साफ लिखा हुआ था, चिड़िया नहीं लौटते हैं, तो यह बात भी परिच्छेद के विषय वस्तु को समर्थन करता है। उत्तर ऑप्शन नंबर सी होना चाहिए। 1 और 2 दोनों सपोर्ट करता है, दोनों समर्थन देता है परिच्छेद की विषय वस्तु को। और लास्ट 2 पैसेजेस में आपको मैं बता दूं कि ये जो क्वेश्चन नंबर 72 है, इसके परिच्छेद में आप पढ़ेंगे, आपको पता चलेगी नाइट्रोजन, परिच्छेद में लिखा हुआ है कि नाइट्रोजन जो फर्टिलाइजर में डाला जाता है, जब उसको फसलों में डाली जाती है तो फसलें उसकी 40% एब्जॉर्व कर लेती है और 60% पर्यावरण में छोड़ देती है। और ये 60% जो पर्यावरण में छोड़ देती है, इसके वजह से दुर्गति होती है पर्यावरण की। यह परिच्छेद का विषय वस्तु था। क्वेश्चन कह रहा है संदेश पूछा है, आप देखें क्वेश्चन को, उपयुक्त संदेश। ए में लिखा हुआ है, खाद्य उत्पादन और पर्यावरण दोनों के लिए नाइट्रोजन का अधिक दक्ष उपयोग। और पहला 3 शब्द नाइट्रोजन उपयोग दक्षता पर पूरा परिच्छेद है। इसके उपयोग में दक्षता लानी है, छोड़ तो नहीं सकते। बी में लिखा हुआ है, संश्लिष्ट नाइट्रोजन उर्वरकों का उत्पादन बंद नहीं किया जा सकता क्योंकि इसमें वैश्विक खाद्य सुरक्षा प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा। ये बात सच हो गलत हो, वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर नाइट्रोजन उर्वरकों का कोई विषय वस्तु था ही नहीं। परिच्छेद में आप देखेंगे इस पर चर्चा तक नहीं है, वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर चर्चा तक नहीं है, तो संदेश होने का तो सवाल ही नहीं उठता है। नंबर सी, अधिक मात्रा में नाइट्रोजन का प्रयोग करने वाली फसलों के विकल्पों का अभिज्ञान कर उनकी खेती करनी चाहिए। फिर से रेड हेरिंग ऑप्शन है।
परिच्छेद में फसलों का विकल्प नहीं लाना है, खाद्य सुरक्षा, वैश्विक खाद्य सुरक्षा पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ेगा या नहीं पड़ेगा, जो ऑप्शन बी में लिखा हुआ उस पर भी चर्चा नहीं करनी है। सीधा इन्फेरेंस है कि पहला 3 शब्द नाइट्रोजन उपयोग दक्षता, यानी यूज तो करना है, इस्तेमाल करना है, दक्षता लानी है। तो ए बी सी में अंश ए में अधिक है। डी के साथ इसकी तुलनात्मक समीक्षा करते हैं। संश्लिष्ट उर्वरकों के उपयोग वाली परंपरागत खेती करने की जगह एग्रो फॉरेस्ट्री, एग्रो इकोसिस्टम, देखिए फिर से रेड हेरिंग, बार बार इसी बात पर जोर दे रहे हैं इस छोटे से क्लास में। कक्षाओं की तो बात ही आप छोड़ो, ये बार बार कह रहा हूं प्रत्येक क्वेश्चन में। इस वीडियो के शुरू होने के सबसे पहले मैंने आपको कहा 95% क्वेश्चन में मनोवैज्ञानिक उत्तेजना पैदा करने के लिए रेड हेरिंग ऑप्शनों का उपयोग किया जाता है यूपीएससी के द्वारा। अगर इसकी पहचान हो गई, आप में से सारे कोई इन क्वेश्चंस को मार्क कर सकते हैं। बस यू नीड टू बी वेरी मच कॉन्शियस अबाउट दिस रेड हेरिंग ऑप्शन। इफ यू कैन आइडेंटिफाई दिस, अगर रेड हेरिंग ऑप्शन की पहचान हो गई। और लास्ट पैसेज, द लास्ट पैसेज ये आपका इसके विषय में है, जलवायु न्याय। आप परिच्छेद पढ़ेंगे तो इसमें जलवायु न्याय के विषय में विषय वस्तु है परिच्छेद का। रेड हेरिंग को अगर दिमाग में रखें आप, तो आप देखें क्वेश्चन कह रहा है, संदेश पूछा है फिर से, और ए में जलवायु न्याय सभी नई जलवायु करारों समझौतों के नियमों में विस्तार से बसा हुआ होना चाहिए। नंबर बी के साथ इसकी तुलना करते हैं। पर्यावरणीय संसाधन पूरे विश्व में असमान रूप से वितरित है, उनका दोहन हुआ है। जो भी संदेश होगा पूरा परिच्छेद जलवायु न्याय पर है। ए में जलवायु न्याय की पुष्टि हो रही है, बी में जलवायु न्याय का चर्चा तक नहीं है। ए और बी में से ए में अंश अधिक होगी। ए को सी के साथ तुलना करते हैं। सी में लिखा हुआ है, बृहद संख्या में जलवायु परिवर्तन के शिकार लोगों या जलवायु शरणार्थियों की समस्याओं का निपटारा करने का आसन्न मुद्दा सामने है। फिर से जलवायु न्याय, पूरा परिच्छेद पढ़ेंगे, जलवायु न्याय विषय वस्तु है, इसमें उसके विषय में भी कोई चर्चा नहीं है। और डी के साथ तुलना करें, जलवायु परिवर्तन सभी अभिप्रायों में अधिकतर विकसित देशों के कारण हुए हैं। आगे पढ़ने की जरूरत नहीं है, विकसित देशों के कारण हुए हैं नहीं हुए हैं, इसकी चर्चा तक परिच्छेद में नहीं है। फिर से बात करूं, रेड हेरिंग ऑप्शन वो जीएस जनरल स्टडी सामान्य ज्ञान के अनुसार नहीं, ऊपर में निर्देश लिखा रहता है। पिछले 13 वर्षों से इस क्वेश्चन पेपर के ऊपर में निर्देश है, प्रश्नांशों के उत्तर परिच्छेद के अनुसार दीजिए, सामान्य ज्ञान के अनुसार नहीं दीजिए। तो उसी को रेड हेरिंग ऑप्शन कहते हैं। मैं अपनी एनालिसिस अगर आपको बताऊं तो 27 सवालें थी, 25 परिच्छेदें थी, 25 पैसेजेस, 27 क्वेश्चंस। और इन 27 क्वेश्चंस में से ये एक ऐसा साल पेपर हुआ है कल का कि आप अगर 27 का 27 को अटेम्प्ट कर लेते वो टाइम मैनेजमेंट के तहत, तो 20 या 22 सवालें आपकी सही हो जाती। ये निश्चित था। हाँ, सही तरीका होना चाहिए, रेड हेरिंग ऑप्शन, इन्फेरेंस, एलिमिनेशन, बूलियन लॉजिक, एंड और नॉट, डीसीपीसी, डेफिनेटली करेक्ट, प्रॉब्ली करेक्ट, जिसकी हम लोग विस्तार में कक्षाओं में बात करते हैं जब मैं कक्षा लेता हूं कॉम्प्रहेंशन की। बट चूंकि ये वीडियो में हम लोगों ने एनालिसिस किया था पेपर की, तो उन पर विस्तृत जाने की तो संभव थी नहीं, लेकिन जहां तक हो सके मैंने उनके विषय में थोड़ी थोड़ी आपको बताने की कोशिश की। आशा करता हूं कि आपको समझ में आ गई होगी। एंड इफ यू वांट टू मीट मी, यू कैन कम एंड मीट मी, यू कैन कॉन्टैक्ट संस्कृति IAS, and I'll be more than happy to aid you in whatever you do. Best of luck in your future endeavors. Bye, man. Thanks a lot.